हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस सेट 8वां कराया जाएगा और इसमें फिर देखा जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा ताकि आपकी जो आने वाली परीक्षा है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, ये सभी जो एग्जाम, यूपीपी का एग्जाम हो गया, यूपी SSC के एग्जाम हो गया, इन सभी में जो भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं ताकि आप उसे सॉल्व कर सकें। तो हम लोग क्वेश्चन से बन सकने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे वो सॉल्व होते हैं जल्दी से जल्द में। तो आइए और सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं इसको। देखिए क्या कर रहा है। ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर की यात्रा करता है, ठीक है ना। और जब ध्वनि बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो बादल से उसकी दूरी बताओ। क्या पूछ रहा है? दूरी। अब बताइए, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा क्या? चाल गुणे समय। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? और बताइए इसमें चाल कितना दे रखा है ध्वनि का? तो कह रहा 330 मीटर की यात्रा वो 1 सेकंड में करती है। इसका मतलब है कि चलिए दे रखा है आपका 330 मीटर प्रति सेकेंड। बात तो वह हुआ ना, 1 सेकेंड में 330 मीटर। तो वही क्या इसका दे रखा था? चाल दे रखा था। तो जरा देखिए, चलिए दे रखा 330 मीटर और कह रहा है कि 10 सेकेंड बाद कितना दूरी बादल से उसकी होगी। तो 10 सेकेंड बाद हम बता देंगे कितना हो जाएगा भैया, 3300 मीटर ये उसकी दूरी हो जाएगी। तो फार्मूला क्या था इसमें? दूरी बराबर चाल गुणे समय, या इसी को आप लिखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो बस ये हो गया। तो ध्वनि की चाल यहाँ पर 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा। तो ये पहला क्वेश्चन था, बेहद ईजी था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है SSC का। चलिए ठीक है, हाँ अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। और ये क्वेश्चन में देखिए, आपको हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार पढ़ लिया करिए। आप इसको क्या करते हैं, बड़ा देख करके और उसकी तुरंत लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन बड़ा है, इसको तुरंत ही आप छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बिना पढ़े कैसे आप जान गए कि आपको नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो जरा देखिए और इसमें वो खोजेंगे मेन बात का, जहां से सॉल्व हो सके। कौन? सवाल। आइए देखिए, कह रहा एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है भैया, रेलगाड़ी द्वारा एक बार जा रहा है, फिर क्या कर रहा है? फिर वही दूरी वापसी में इधर से गया ट्रेन से, उधर से आ रहा पैदल। इधर से गया ट्रेन से और उधर से आ रहा पैदल। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि वो जो जा रहा है उसको कुल 12 घंटे लग रहे हैं, मतलब जाने में भी और आने में भी। तो क्या दे रखा है? तो आपको बताएं कि क्या दे रखा है। तो आप कहेंगे कि महाराज कुल समय दे रखा है, आऊ दिया है 12 घंटा। बोलिए दिया है कि नहीं? तो हम आपको बताए थे कि कुल समय बराबर आप लिख देंगे तुरंत ही, कुल समय बराबर छोटा छोटा समय। बोलिए लिख देंगे कि नहीं? आ समय बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा चाल। बोलिए होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना। तो कुल समैया कितना दे रखा था? 12 दे रखा था। छोटा छोटा समैया का मतलब होता है पहली दूरी बटे चाल और फिर दूसरे के बार दूरी बटे चाल। तो पहल की बार कितना दूरी हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, तो दूरी हमको नहीं पता है, तो यक्ष ना हो गया। मान लेते हैं। अब कैसे जा रहा है? पहले ट्रेनवा से ना जा रहा है, तो यक्ष बटा उसका चलिए दिया है 40। तो यक्ष बटा 40 क्या है? यक्ष दूरी है, 40 का है, 40 है आपका चाल, तो दूरी बटा चाल होता है समय। तो यही ना कहे हैं कि छोटा छोटा समय। तो एक तो समयन है, इस समयन है, एक और समय है, एक और समय है जब वो पैदल जा रहा है। कौन? वो व्यक्ति। तो जब पैदल जा रहा तब उसका चलिए कितना है भैया? 8 है। और वही दूरिया ना। तो बस अब पूछ रहा है एक तरफ की दूरी बताओ। बिल्कुल बता देंगे, दोनों तरफ की पूछता तो क्या नहीं बता पाते का? कुल बता देते। तो जरा देखिए, तो 12 बराबर 40 एलसीएम ना हो जाएगा और यक्ष ना हो जाएगा। 40 को काटेंगे हम 8 से तो 5 जाएगा। अब 5 ऊपर गुणा करता है तो 5 ना यक्ष हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं? तो 40 का इधर कर दीजिए, तो 12 गुणे 40 इधर भाग दे रहा तो इधर गुणा करेगा
ना। अच्छा 5x और 1x मिल करके 6x, 6 दूना 12, 40 दूना 80, क्या आया 1 किलोमीटर में सबको दे रखा है, तो इसका मतलब ये किलोमीटर में आया। अरे बोलिए आया कि नहीं? तो x क्या था? एक तरफ की दूरी थी। अगर दोनों तरफ की दूरी पूछता तो गुणे 2 कर देते, तो कितना हो जाता आपका 160 किलोमीटर। अरे बोलिए हो जाता कि नहीं? हो जाता ना। तो कब? जब पूछता दोनों तरफ की। तो यह ध्यान देना है, कुल सवाल दिया रहेगा, धीरे से अंत में बोल देगा एक तरफ की दूरी बताओ, मन करेगा उसको तो धीरे से बोल देगा दोनों तरफ की दूरी बताओ, मन करेगा तो अंत में कह देगा दूरी का 3/4 बताओ। ये सब सवाल दिया रहता है। और ऐसे ही सवाल इजी रहता है, अंत में जो पूछ देता है बड़ा धीरे से पूछता है, और आप जल्द में 80 मार करके, और 80 पहला ऑप्शन रहता भी है, रहता है ना। तो बस, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी? कुल समय बराबर छोटा समय, यो कुल समय है, यो तो छोटा सा समय है जो ट्रेन द्वारा लिया गया है, ई का है पैदल समय है, जो पैदल जा रहा है ना जो व्यक्ति, उसके द्वारा लिया गया समय है ये। तो ये हो गया। तो बस आपको थियरी यही याद रखनी है, और सवाल में खोजना है कि कुल क्या दे रखा है। कुल दे रखा है क्या? समय। अगर कुल चाल दिया होता तो कुल चाल बराबर छोटा चाल, कुल दूरी दे रखा होता तो कुल दूरी बराबर छोटी दूरी। यह आपको दिमाग में नोट करके लिख लेना है। तो ये सवाल हो गया ना, समझ में आया ना ये सवाल? तो पहला, ये दूसरा सवाल हो गया। अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और फिर उसको देखते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है। 3 लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन है? एक ठो ए है, एक ठो बी है, एक ठो सी है। ये तीनों मिलकर के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। देखिए मिल करके नहीं, अभी तो अकेले काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या, ये है 6, ये है 9, और ये क्या है 18 दिन में काम कर रहा है। तो इसका हम कुल कमाना निकाल लेंगे। तो कुल कमा कैसे निकालते हैं? कह दीजिए एलसीएम तो लेते हैं, तो ले लिया जाए। तो 6, 9 और 18 का एलसीएम हो गया 18। ये हो गया आपका क्या? कुल काम। अरे हुआ कि नहीं? उसके बाद से हम क्षमता निकालते हैं। तो इसमें हम भाग देते हैं पहलका वाले का। तो कितना आएगा महाराज? 3 ना आएगा। फिर 18 में 9 से भाग दीजिएगा, 2 ना आएगा। इससे भाग दीजिएगा, 1 ना आएगा। बोलिए आया कि नहीं? आया ना। तो ये इसकी क्षमता हो गई। अब अगर सवाल पूछा होता कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ये हो जाता आपका कुल कमाओ 18। आप बटा कर देते, आप कुल उनको जोड़ देते, तो 3 2 5 और 1 6 बराबर आपका आ जाता 3। यानी 3 दिन में ये तीनों लोग मिलकर के उस काम को कर सकते थे। ये हो गया इसमें सवाल। अरे दूसरा सवाल भी बन सकता है। कौन सा? अगर कह दे कि ए कुछ दिन काम करके छोड़ देता है, मान लेते हैं 2 दिन काम करके छोड़ देता है, तो कुल कमावा 18 ना हुआ। ये पहला सवालवा हुआ, ये दूसरा सवालवा ना हुआ जी। तो कुल कमावा 18 है। आई क्या कर रहा? 2 दिन कमावा कर रहा है, तो 2 दिन कमावा करेगा तो कितना काम कर लेगा? अगर एक दिन में 3, तो 2 दिनवा में जरा बता दीजिए ना। तो 2 दिनवा में 6 ना काम करेगा, तो 18 में से 6 घट जाएगा, बच्चा 12। जो बचा हुआ काम है उसे से दोनों लोग करेंगे। तो कौन बच रहे हैं शेष? कहिए बी और सी बच रहे हैं शेष। तो 2 और 1 3/3, अर्थात तब 4 दिन में करेंगे ये लोग। कौन? ये वाले। 16वां समझ रहे हैं ना क्या बना रहे हैं? सवाल लिख नहीं रहे हैं, सवाल को समझिए। तीसरा सवाल फिर और इसी जैसा, एक बार ए को छोड़वा देगा, एक बार बी को छोड़वा देगा, एक बार सी को छोड़वा देगा। कभी मन करेगा तो कह देगा ये दोनों मिलकर के 2 दिन काम किए और शेष काम तो क्या कर लेंगे महाराज? ये 3 हुआ, ये 6 काम किया, 2 दिन करेगा तो 6 न करेगा, तो 3 2 6। आई 2 दिन कम करेगा तो 2 दूना 4 न करेगा, तो 6 4 10 कमा कर चुके कुलीन। 8 कमा बचा, तो 8 कमा कौन करेगा? सी करेगा। क्षमता कितनी है? 1 की है, तो 8/1 ना, तो उस दशा में 8 आ जाएगा। अब तीसरा सवाल, अगर यही काम दिया रहे, कह दीजिए जो सवाल दे रखा उसको नहीं बता रहे हैं। अरे महाराज हम आपको ये बता रहे हैं कि एक ही सवाल से कितने सवाल बनते हैं, फिर आप सब सवाल लगाएंगे।
ठीक है ना। तो जरा देखिए उसका आंसर आप देते रहिए तब तक जो आ जाए आपका। अब देखिए 6, 9, 18 ये तीनों लोग काम कर रहे हैं ना। अगर कहीं सोलवा ऐसे दे दे कि ये तीनों लोग एकांतर काम करते हैं, कैसे एकांतर, शुरू कौन करेगा, ए करेगा, शुरू कौन ए, तो देखते हैं तब कैसे लगेगा। एक दिन में 3 काम है दूसर के दिन। एकांतर का मतलब हुआ जया हई करेगा तब हई नहीं करेगा, हई करेगा तो हई नहीं करेगा। बात समझे। तो ई कमवा एक दिन में 3 है दूसर के दिन 2 है तीसर के दिन 1 तो 3 2 5 और 1 6 तो 3 दिनवा में कितना काम हो रहा है महाराज, 6 काम ना हो रहा है। आ कुल कमवा कितने हैं 18 ना काम है तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 18 कमा हो जाएगा। तो इधर 9 तो 3 का कमा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 9 दिन ना आया। अरे 9 दिन ना आया। अगर यही सवाल दिया होता कि यदि बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिन में काम करते हैं, यदि वे एकांतर काम करना शुरू करें तो कुल कमा कितने दिन में खत्म होगा, आपका आंसर आ जाएगा 9 दिन में खत्म होगा। तो सवाल देख सकते हैं ना कितने बन रहे हैं, बहुत सवाल बनते हैं। बस सवाल के बीच में घुस करके और तब जा करके इसका गर्दन पकड़िए और बोलिए ले देख हम आ गए और अब तुम्हें लगा के रहेंगे। अब चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले, सॉरी इस क्वेश्चन को देख ले जो पूछ रहा है। तो ई हुआ ए बी और सी, कुछ क्षमताएं इसकी आई थी, बोलिए आई थी कि नहीं। अब देखिए क्या करा, वे सभी मिलकर के 1 दिन के लिए काम करते हैं, इनको 1 दिन के काम करवा दो। 1 दिन में मिलकर के लोग काम कर रहे हैं तो 3 और 2 5 और 1 6, 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 काम। अरे बोलिए 6 काम किए, 1 दिन में कितना काम किए, ये 6 काम किए। कुल कितना कमा था 18, तो 18 में से 6 जा 12 कमा आपका बचा। बोलिए बचा है कि नहीं, बचा है ना। 6 कमाई कुल कर लिए 1 दिन में, बचा आपका 12 कमा। वो कौन करेगा देखते हैं। करा फिर ए और बी छोड़ देते हैं, ई दोनों कुल छोड़ दिए और सी अकेले लगा पड़ा था, सी अकेले लगा पड़ा था। तो कह रहा है तो बताओ सी कुल कितने दिनों में कमा करेगा। तो सी की क्षमता 1 ना हुई महाराज, तो बटे 1 ना कर देंगे तो 12 दिनों में नहीं कमा करेगा, करेगा नहीं 12 दिनों में, बिल्कुल करेगा। अगर वहीं पर ए और सी को कमा छोड़वा दिया होता तब क्या करते, तब हम इनको छोड़वा करके तब बटे 2 कर देते, तब 12/2 तब 6 दिनों में ना बी कमा करता शेष कमा को। तो बस ये देख ही रहे हैं सवाल पर सवाल बनता है, ठीक है ना। बस आपको समझना है कि कैसे सवाल बनते हैं। फिर जब आप ये समझना शुरू कर देंगे तो आप लगाना भी बहुत ही आराम से शुरू कर देंगे। ये जान लीजिए, अगर एक बार आपको चीजें समझ में आ जाती है, जैसे आप जानते होंगे कि साइकिल चलाना अगर आपने सीख लिया है, अगर आपने सीख लिया है तो हम आपसे क्वेश्चन उठो कर रहे हैं, क्या जरा बताइए 2 महीने में साइकिल भूल जाएंगे क्या अगर आप नहीं चलाए। आपका जवाब होगा नहीं। हम कहें 2 साल में भूल जाएंगे क्या, आप कहेंगे नहीं। हम आपसे पूछें 5 साल बाद आप भूल जाएंगे क्या साइकिल चलाना, आप कहेंगे नहीं। अर्थात जब हम कोई काम को सीख लेते हैं, हम उसमें उतर करके सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो हम उसको जल्दी भूलेंगे नहीं। तो बस वो ही आपको करने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाना है और इसको जल्द से सॉल्व करके भी दिखाना है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चला जाए। ये नाव धारा का क्वेश्चन हुआ जी। तो नाव धारा का क्वेश्चन का आप क्या करिए, आंसर दीजिए। थोड़ा जिसको नहीं समझ में आता है वो हमारे साथ थोड़ी देर 5 मिनट बस तू थोड़ी देर और ठहर जा, ठीक है। तो नाव और धारा का हम लोग का पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट, और आप सवाल लगाइए कौन जिनको आ रहा है। तो जरा देखिए नाव धारा का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी। पहला होता है, अगर हम मान लें कि नाव की चाल, एक होता है नाव की चाल, हम मान ले रहे हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मान ले रहे हैं धारा की चाल, एक मान ले रहे हैं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन इसमें हर्ज है का, नहीं न है, नहीं न है। तो नाव और धारा की चलिया हम मान लिए। अरे बोलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए नाव और धारा में एक चाल होती है नाव की और एक होती है धारा की, और नाव की चाल धारा से हमेशा अधिक होती है। नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। आप कहिए का है, अगर बताइए धरवा की चलिया तेज हो जाए, धरवा की चलिया तेज हो जाए तो बहा न ले जाएगी नैया को। तो जब नैया को बहा ले जाएगी तो नैया तो उसी दिशा में अब चलना शुरू कर दिया जी। बोलिए चलना शुरू कर दिया ना।
तो बस यही बात है, इस वजह से नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। ये पहली बात आप समझ लीजिए। अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं फार्मूला आपको एक तो पता है, फिर से वही चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखते हैं एक हुआ नाव की चाल जी, एक हुआ धारा की चाल, दूसरा देखते हैं एक और हुआ अनुप्रवाह चाल। कौन सा? अनुप्रवाह चाल। अनुप्रवाह चाल जिसे इसी को कहते हैं धारा के साथ चाल, कहते हैं ना। तो अब देखिए जरा सा, जब हम धारा के साथ चलेंगे तो धारा के साथ चलने पर आप जरा बताइए, इधरिया को धारा जा रही है, इधरिया को नाव जाए, अगर दोनों एक के दिशा में जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है? कहीं भी आपको जाने में समय क्या लगेगा? कम ना लगेगा। तो समय अगर कम लगेगा तो चाल ज्यादा ना हुआ जी। तो चाल ज्यादा का मतलब क्या हुआ? दोनों को आप कहेंगे कि जोड़ दीजिए, कहेंगे ना, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। काहे जोड़ दिए? समझ में आया? काहे? काहे? क्योंकि अगर अगर धारा की चाल और नाव एक ही दिशा में जाए तो आप जहां भी जाना होगा जल्द से पहुंचेंगे। अरे बोलिए पहुंचेंगे कि नहीं? तो जब जल्द से पहुंचेंगे मतलब समय लगेगा कम, और जब समय कम तो चाल ज्यादा, ज्यादा का मतलब होता है जोड़ देना। अब अगला देखते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। क्या? ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह चाल या धारा के विपरीत चाल। तो धारा के विपरीत, अब जरा देखिए, नाव इधर से आ रही है, धारा उधर से आ रहा है, रोकेगा ना हमको? रोकेगा ना हमको? अरे बोलिए, रोकेगा ना? तो उस समय हमारा चलिए क्या हो जाएगा? समय लगेगा ज्यादा। उस समय हम जल्दी जल्दी वो पार पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम जब उस पार नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? उस समय या हमारा चलिया कम ना होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। अरे बोलिए, हो ना जाएगा? बस अब जरा देखिए, ये चीज हो गया। अब हम आपको बता दें, अगर नाव की चाल दे रखा होता 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखा होता 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अब आपसे पूछता अनुप्रवाह चाल बताओ, तो क्या करते? तो क्या करते? अनुप्रवाह चलिया को कह दीजिए जोड़ देते, तो 5 और 4 ये आ जाता आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए आ जाता कि नहीं? इसका मतलब नाव की चाल दिया हो और धारा की चाल दिया हो तो आपको अनुप्रवाह चाल निकालने में रत्ती भर का संशय बोलिए नहीं है। और ऊर्ध्व प्रवाह चाल तो ई का हो जाएगा 5 में से 4 जा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यो हो गया। अब देखिए इसका मतलब चाल कितने प्रकार का हो गया जी? नाव की चाल, धारा की चाल, अनुप्रवाह चाल, ऊर्ध्व प्रवाह चाल। अब जरा देखिए, इसका मतलब नाव की चाल और धारा की चाल दिया था तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह ज्ञात हो गया। बोलिए ज्ञात हुआ कि नहीं? अब अगर मान लीजिए कि नाव की चाल और धारा की चाल न दे रखा हो लेकिन अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा हो तो जरा सुनिएगा, नाव की चाल तब क्या होता है? उस दशा में नाव की चाल क्या होता है? 1/2 प्लस अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, ये नोट करके लिखिएगा ये सब। यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए और आधा कर दिया जाए, अधिया दिया जाए तो नाव की चाल मिल जाएगी। और अगर धारा की चाल ज्ञात करना होगा जी तो क्या करेंगे? इसको भी अधिया देंगे लेकिन इन दोनों लोगों को घटा देंगे जी। क्या कर देंगे? घटा देंगे। और बस यही आपका काम बन गया। अब जरा बताइए, अगर हम दे रखे हो कि अनुप्रवाह चाल बताइए 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो और हम कहते हैं कि ऊर्ध्व प्रवाह बताइए 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अगर हम दे रखे हो कि अनुप्रवाह धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ एक नाव जाती है, आप कहते हैं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ नाव आती है, तो जरा बताइए नैया की चलिया कितनी होगी? तो ये महाराज क्या करना है? अनुप्रवाह दे रखा, ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा, अनुप्रवाह दे रखा, ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा, अनुप्रवाह दे रखा, ऊर्ध्व प्रवाह दे रखा, दोनों उनको क्या करना है? जोड़ना है। तो 18 6 24, तो 1/2 गुणे 24 महाराज कितना आया जी? 12 ना आया? तो नाव की चलिया उस समय 12 हो गई। और अगर जब हम धारा की चलिया ज्ञात करेंगे तो जरा बताइए ना क्या कर देंगे? तो 18 में से 6 कर दीजिए, घटा देंगे तो आधा कर देंगे उसको, तो कितना हुआ जी? 6 ना हुआ? तो 12 का आधा 6 ना हुआ। बस ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और यहां पर होता है कि कुल दूरी बराबर कुल
सॉरी कुल समय बराबर छोटा छोटा समय। इस कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। अब मान लेते हैं कभी कभी सवाल में कुल समय दे रखा होता, मान लीजिए अगर कह दे कि कुल समय 8 घंटा लग रहा हो तो 8 बराबर कर देंगे ना, और उसके बाद से इसी पर हम लोग सवाल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला लिख देते हैं कि T बराबर होता है दूरी बटा x प्लस वाई, मतलब धारा के साथ चाल। तो दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल बराबर समय ना होता है, समय इधर चला जाएगा तो दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। तो और समय हो सकता है यहाँ पर x माइनस वाई। बोलिए हो सकता है कि नहीं? तो इस पर बहुत तगड़े से सवाल बनाए जाते हैं। सवाल बोलिए कैसे बनाए जाते हैं, तो हम आपको सवाल बता रहे हैं ऐसे बनाए जाते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। तो जरा देखिएगा, अगर यहाँ पर हम सवाल बनाते हैं कि कुल समय अगर 18 घंटा लग रहा है, कह दे दूरी ज्ञात करो, जबकि धारा की चाल दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल दे रखा हो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डी बटा धारा के साथ जाने में कहे और धारा के साथ आने में कुल समय 18 घंटा लग रहा हो और चाल दे रखा उन लोगों का अलग अलग, तो क्या कर देंगे 5 और 4 9 न कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे 5 में से 4 जा 1 न कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे और डी का आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इसको बताएं, बाकी आप दशमलव में काट करके इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने सवाल पर। अब देखते हैं अपने सवाल को कैसे लगाएंगे। जरा अगर आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे ना, तो जरा देखिए। कह रहा है धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ कहाँ हो तुम, यहाँ है ये धारा के साथ कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से कह रहा धारा के विरुद्ध तुम कहाँ हो भैया, ये यहाँ पर है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध x माइनस वाई ना होता है, ये कितना दे रखा है 8 दे रखा है। क्या पूछ रहा है, उस धारा की गति कितनी होगी। धारा की गति ऐसे न निकालते हैं, दोनों उनको घटा देते हैं। जरा 12 में से 8 घटाइए, 4 ना आया, अब बटे हम क्या कर देंगे 2 न कर देंगे। हम आपको बोले हैं अधिया दीजिएगा, तो ये बताइए 2 ना आया। बस अब अगर आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे ना, तो इतना टाइम लगबे नहीं करेगा। अब जरा बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा बताइए नाव की चाल कितनी होगी जी, नाव की चाल कितनी होगी, दिमाग में बैठा कि नहीं। दोनों उनको क्या कर देंगे, जोड़ ना देंगे, तो कितना हुआ तो 12 8 कहेंगे आप 20 हुआ, आप 20 बटा 2 कर देंगे तो 10 ना हुआ। तो नैया की चलिया 10 किलोमीटर और धरवा की चलिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो बस, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से आप कॉन्सेप्ट भी सीख पाए और सवाल को भी सीख पाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने हमेशा आता रहता है। तो बस ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट नाव और धारा का। और आप जाइएगा सवाल को लगाइएगा, आप देखेंगे कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर के नाव और धारा के चैप्टर के आप जाइएगा, निश्चित ही लगाइएगा, कम से कम आपके 50-60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कम से कम इतना। ठीक है, केवल इतने कॉन्सेप्ट के साथ कुछ फंसेंगे, उसको आप और भी लगाएंगे तो वो लग जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो लग जाएगा। ठीक है ना। तो बस, और मैथ आपको पता है कि क्या मांगती है जी, प्रैक्टिस ना मांगती है। ये ना कहिएगा कि बलिदान मांगती है, काहे का इतना तगड़ा बलिदान दे रहे हैं, है ना। आपको बस बलिदान में इतने देने की जरूरत है कि आप मैथ के साथ 2 से 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा, अगर आप बहुत कमजोर हैं तो 3 घंटा शुरू कर दीजिए बस। और अगर ठीक ठाक है तो 2 घंटा आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक ना। आप कहते भी होंगे कि कैसे करें, हमको तो आता ही नहीं है। हम तो इतना कहेंगे कि जो सवाल आपको आता है कम से कम वो तो लगाइए। आप न आता है इसके चक्कर में जो आता है उसको भी आप छोड़ रखे हैं, तो जो आता है उसको तो लगाइए। जब एको नहीं आएगा तो आपको जरूर 30-40 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो जब 100 में से 30-40 क्वेश्चन लगा लेंगे तो महाराज जरा बताइए, जब एको नहीं आता था 100 में से तो आपने 30 लगा लिया, अब तो 30 ना आ रहा है। अरे बोले 30 ना आ रहा है तो अब तो लगा ही लेंगे ना। तो बस यही बात है। तो कहा जाता ना कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा और मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है।
तो अगर आप भी बगावत पर उतर जाएंगे अगर मैथ के खिलाफ, तो ये बता दे रहे हैं फिर ई आपसे दूर नहीं जाएंगे। तो दो काम करिए, या तो इनसे बगावत कर लीजिए नहीं तो मोहब्बत कर लीजिए। ये दोनों में आपको फायदा होगा। बगावत करेंगे तो इनसे गुस्सा करके कुल लगा डालिए, और मोहब्बत करेंगे तो इनको साथ रख करके सॉल्व कर लीजिए। दो में से आपका चॉइस, जो आप चाहें। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, करा कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। यह वाला सवाल है। कौन सा सवाल हुआ जी, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। तो कह रहा कुछ व्यक्ति, हमारा को नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता कि कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे हमको नहीं पता। तो यक्ष अगुणे क्या दिन कितने 60, और क्या कर रहा है, एक काम है। तो काम मान लेते हैं के काम है, कहीं हो सकता है अगली बार दोगुना काम ना कर दे तो वो देख लेंगे ना। तो अब अगली बार क्या करा, 6 व्यक्ति और आ गए। कितने आदमी और आ गए, 6 व्यक्ति। तो इसका मतलब पहले यक्ष थे, अब 6 और आ गए, तो जोड़ ना देंगे। इसका मतलब जो आदमी हैं इनकी संख्या यक्ष प्लस 6 हो गई। क्या कह रहा है, 20 दिन पहले काम पूरा हो जाता है। तो पहलवा लग रहा था 60 दिनवा, और अब लग रहा है 20 दिन पहले, तो 40 दिन वाला लग रहा है। अब बटा कह रहा है वही कमवा माने के, बस। अब इसी को के फिर लपेट दीजिए। 20 दूना 40, अब 20 तिहाई 60, तो कितना हो जाएगा 3 यक्ष, और 2 का गुणा करिए तो 2 यक्ष, आप प्लस 6 दूना 12, तो इधर जाएंगे तो माइनस ना हो जाएंगे। तो 3 यक्ष में से 2 यक्ष जाए यक्ष, अब बराबर 12। इसका मतलब है कुल कितने आदमी की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 12। कितनी है, 12। और पूछता बाद में कितनी हो जाती, तो 12 6 18। ठीक ना। तो जो पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो M1 D1 वाले पर सवाल था, तो उस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। गजब का सवाल है। कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी। सवाल को समझ लीजिएगा, पूरा सवाल बता देंगे इस टाइप का। तो क्या कह रहा है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहला 3 अंकों की संख्या है 100। बोलिए, अरे बोलते काहे नहीं है, तो कह दीजिए बोल तो रहे हैं। तो पहला संख्या क्या हुआ जी, 100 ना हुआ। और उसके बदवा से क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन होती है जी, 999 ना होती है। बोलिए होती है कि नहीं, बोलिए होती है कि नहीं। तो आप कहेंगे होती है। तो अब देखिए जरा सा, करा 4 से कटने वाली। तो पहला तरीका हुआ जी, पहले सवाल को लिख लीजिए यहाँ पर। तो 100 और 100 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 25 बार में कट जाएगा। कट ना जाएगा तो ये 25 संख्या, यानी 1 से लेकर के 100 तक 25 संख्या है। 1 से लेकर के 100 तक 25 संख्या है जो 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन अगर 100 को छोड़ दिया जाए, अगर 99 तक बात करा जाए, तब कितनी है, तब तो 24 ना हुआ। तो 100 तो कट ही जा रहा है ना, और 3 अंक ले ही रहा है ना। तो अर्थात हम 1 कम लेंगे, तो यहाँ पर 25 ना होकर के 24 हुआ। कहाँ हुआ समझे, वैसी वजह से हुआ क्योंकि 100 से तो ले ही रहा है, तो 100 4 से कट ही जाता है, तो हम 99 ही तक लेंगे। तो अर्थात इस वजह से यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम ऐसे कर सकते थे, 4 को 99 से काटते तो क्या हो जाता है, 4 दूना 8 ना हो जाता जी, 1 और ये 9, तो 4 चौक को 16, जो शेष बचा है उसको छोड़ देते हैं, और ये हो गया 24। यानी 1 से लेकर के 99 तक कुल कितनी संख्याएं कटेंगी, 24। अब देखते हैं 1 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं 4 से कटेंगी जी। तो 999 में भाग दे दीजिएगा, 4 दूना 8 कर दीजिएगा, ये 19 हुआ, 4 चौको 16 कर दीजिएगा, ये 3 हुआ, 9 4 9 36, 3 शेष जो बचेगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कुल कितना आया, 1 से लेकर के 999 तक 249। अगर पूछा होता कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितनी संख्या 4 से कटेंगी, तो आपका आंसर होता 24। कहता अगर 1 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्याएं कटेंगी, तो आपका आंसर होता 249। लेकिन इन्होंने पूछा है, पूछा ही है कि 100 और 900 1000, मतलब 999 1000 के पहले ना, क्योंकि 3 अंकों की ना, तो कुल कितनी संख्याएं कटेंगी। तो है यह हमको चाहिए था, लेकिन 1 से है, तो हम काहे ना 1 से लेकर 99 तक का निकालना है, फिर 100 के बदमाश तो इसमें है ही, तो कितना निकाल देंगे जी। तो इसमें से 249 में से 24 निकाल देंगे, तो 9 में से 4 जा 5 ना हुआ, और ये 2 और ये 2, 249।
225, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ पर कुछ काटने में तो नहीं गलती की है ना। 4 एक 225, 4 दूना 8, 1 9 आया, 4 चौको 16, 3 9, हाँ 4 9 36, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ई तो हुआ आपका 225 है। एक और तरीका लगाते हैं, तो जरा देखिए एक और तरीका क्या कर रहा है। एक और तरीका ये कर रहा है कि इसको यहाँ पर बता देते हैं। तो एक और तरीका कर रहा है, पहली संख्या कितनी हुई जी 100, और अंतिम संख्या कितना हुआ जो 4 से कट जाएगा। तो ये बताइए शेष कितना बचा 3, तो 3 को 100 घटा देंगे तो कट ना जाएगा, इसका मतलब 996 कट जाएगा, 996 कट जाएगा। अब देखिए पदों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। पदों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है, दोनों का अंतर ले लीजिएगा तो कितना हुआ जी 896, और जिससे कह रहा उसी से भाग दे दीजिए। माने किस से, 4 से कटने के लिए कह रहा ना, तो किससे भाग दे देंगे 4 से, और 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। इसका मतलब हुआ कि दोनों का हम अंतर लेंगे, पहला पद ज्ञात कर लेंगे, अंतिम पद ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद से जिससे जिससे कहेगा, जैसे 4 से करा था 4 से काट दीजिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 1 होगा 4 चौको 16 प्लस 1 अर्थात 225। तो आया ना 225 यहां पर भी। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कोई भी संख्या दे दे, कह दे अगर 1 से लेकर के 100 तक 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे 3 से सीधा सीधा काट देंगे 100 को। तो 3 त्रिका 9, 1 आया, 3 त्रिका 9, 1 आया, फेस को छोड़ देंगे, 33 संख्याएं, यानी 33 संख्या 3 से क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। अब आपको पता चल गया ना। और अगर कह दे कि इसके और इसके बीच में, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 से लेकर के इसके बीच वाला निकालेंगे और 1 से लेकर के इतना, अब कुल में से छोटका वाले को घटा देंगे, वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। बस तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो अब इसके बाद से क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बना जा सकते हैं। 1 से लेकर के 1000 के बीच में 7 से कटने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं, सब वही सवाल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को जरा देखते हैं। कह रहा है कि किसी स्टाफ में 40% महिलाएं हैं। कोई एक स्टाफ है मान लेते हैं, तो कुल 100 लोग हैं। कुल कितने हैं 100, ठीक है। कभी भी देखिए एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, अगर प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 मानिएगा, और अगर संख्या दे रखा हो या संख्या पूछे तो आप 100 मान लिया करिए, जल्द से सवाल लग जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, प्रतिशत ना पूछ रहा है तो हम 100 मानेंगे। और 100 में देखिए क्या कह रहा है, महिला कितनी है भैया 40 हैं, ये है महिला। और महिला अगर 40 हैं तो 60 क्या हुए जी पुरुष ना हुए, तो 60 हैं पुरुष। बस अब देखिए क्या कर रहा है, 70% महिला स्टाफ और 50% जो पुरुष हैं वो विवाहित हैं। क्या हैं विवाहित हैं। चलिए ठीक अच्छी बात है। अब क्या कर रहा है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करिए। किसका अविवाहित। देखिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर 40% क्या है 40%, अरे सॉरी 70% क्या हैं 70% विवाहित है ना। तो 30% क्या हुए जी अविवाहित न हुए, अविवाहित न हुए, ये इतने हैं, यानी 30% खुश हैं, है ना। तो खुश हैं ये 30%। उसके बाद से क्या कर रहा है 50% इस वाले में से, पुरुष वाले में से 50% क्या हैं 50% हैं विवाहित। तो 50% क्या हैं 50% क्या हैं होशियार हैं, अविवाहित, है ना जी। तो बस अब जरा देखिए आप सभी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, आप योग ज्ञात कर सकते हैं, आप योग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 40 है तो परसेंटेज में आपको ज्ञात करने की कोई झंझट नहीं है। अगर यहाँ पर जो कुल है अगर वो दे दिया होता कि 1000 लोग हैं कंपनी में, तो पूछता कि जरा बताओ विवाहित की संख्या कितनी है महिलाओं में, तो वो भी ज्ञात कर लेते हैं आप। 40 का 70%, तो 40 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा जी 28 ना आएगा, कितना आएगा 28, यानी 28%। तो 28% 1000 का निकाल लेंगे ना, तो 280 हो जाएगा। तो देखिए तो अब हमको वो सवाल नहीं बताना है, बताना क्या वो जरा देखिए। कह रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताओ। तो जरा देखिए 40% महिलाएं थी, तो मान लेते हैं 40 लोग थी, मान लेते हैं 40 लोग, तो 30% अविवाहित हैं, यानी 40 का 30%।
है ना। और उसके बाद से क्या करा, आप पुरुष भी हैं क्योंकि अविवाहित में पुरुष भी तो है यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर कितने हैं 60, और इसका कितने परसेंट अविवाहित हैं 50%, है ना। कितना, हाँ 60 का 50%। तो बस अब इसको जोड़ लीजिए। अब कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल कितने लोग हैं भैया 100 लोग हैं, आगुड़े 100 कर लीजिए। बस 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि है क्योंकि कुल संख्या नीचे होती है, और जो पूछ रहा था अविवाहित की संख्या या अविवाहित की संख्या है, आगुड़े 100 करते हैं परसेंटेज निकलता है। तो बस अब इसका काम कर लीजिए, ये इससे कट गया और 50 दूना 100 और ये 30 बार में कट गया, तो कितना हुआ जी, ये 4 तिहाई 12, ये 12 हुआ, 12 आप प्लस 30 अर्थात आपका 42%। तो 42% अविवाहित हुए, तो कितने विवाहित हुए, कितने नहीं खुश हैं, तो कितने नहीं खुश हैं 48, 58, है ना। तो 58% लोग, ठीक है। बस चलिए, अगर इनका अंतर पूछता तो अब क्या करते, इनका अंतर बता देते 16, ठीक है। तो ये सवाल आपका था। अब अगले सवाल पर चलते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन यो है, गजबे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, शंकु बेलन और गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा। तो सबसे पहले लिखिएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन लिखिएगा तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर उसके बाद से क्या है भैया, बेलन है, फिर बेलन का आयतन लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। फिर अर्धगोला, गोला को कहते हैं अर्धगोला, तो पूरे गोले का होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है जी। और अर्धगोला करेंगे तो इसको अधिया देंगे तो 4 आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ये शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। इसका वक्रपृष्ठ होता है जी पाई आर एल, वक्रपृष्ठ की बात करें तो पाई आर एल लिखिएगा, पाई आर एल लिखिएगा। बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करें अगर, बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करें अगर तो 2 पाई आर एच लिखिएगा, 2 पाई आर एच लिखिएगा। और क्या नाम है, गोले का अगर वक्रपृष्ठ की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये सब नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखिए, अब सवाल हमको क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। क्या कह रहा है, शंकु बेलन और गोलार्ध समान आधार में रखे गए हैं। ये देखिए शंकु बेलन, तो ये एक ठो बना लेते हैं बेलन, और ये बना लेते हैं अर्धगोला। अरे कहाँ जा रहा है, रुकिए 1 मिनट। सबसे पहले अर्धगोला बना लेते हैं। यह है आपका अर्धगोला, क्या हुआ जी अर्धगोला। अब इसमें क्या बना लेते हैं बेलन, क्या बना लेते हैं बेलन। थोड़ा फिगर सही नहीं बन रहा है, बस है ना, देख लीजिएगा। ये है बेलन और ये है आपका शंकु, क्या हुआ जी शंकु। सवाल आपको भी समझा दे रहे हैं। इसका मतलब जरा देखिए, वही कह रहा है कि इसमें ऊंचाई क्या है बराबर है, तो ऊंचाई क्या है जी बराबर है, तो अर्थात ये क्या है, ये बेलन है। अगर देखा जाए ये क्या है, ऊपर का हिस्सा बेलन है, और उसी बेलन में अर्धगोला रखा गया और उसी में शंकु रखा गया है। तो पूछ रहा है कि अगर उनकी ऊंचाइयां बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। यानी सभी की ऊंचाइयां क्या हैं भैया बराबर हैं, क्या हैं बराबर हैं। तो जरा देखिए, अगर हम ऊंचाई को आधार पर आधार पर रखें, अगर उनकी ऊंचाइयां बराबर हैं तो हम देखिए जरा सा क्या कर सकते हैं, यानी ये एच कह सकते हैं कि आर के बराबर हो गया। बराबर ना हुआ जी, तो अगर हम बराबर कर देंगे तो देखिए जरा सा क्या आ जाएगा। तो शंकु का, किसका पूछ रहा है पहले शंकु, तो शंकु को लिखिएगा। फिर क्या पूछ रहा है बेलन, फिर बेलन को लिखिएगा। फिर क्या पूछ रहा है अर्धगोला, फिर अर्धगोला को लिखिएगा। तो अब जरा देखिए, एच आर के बराबर हो गया। अगर एच आर के बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई आर क्यूब। बोले लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि जो समान आधार पर रखे गए हैं और उनकी ऊंचाई बराबर है, माने जो आधार है इनका वो उसकी ऊंचाई के बराबर है। यानी कहीं न कहीं ये जो इसका आधार है वो इसकी ऊंचाई के क्या जा रहा है बराबर जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि उनकी त्रिज्या अगर हम इसमें बराबर कर दें तो ये क्या हो जाएगा ये, और इसके बाद से फिर से अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो फिर से अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा पाई आर, एच आर हो गया तो आर क्यूब ना हो गया, और फिर अनुपात आर क्यूब तो है ही, तो
2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए जरा सा, पाई से पाई कट गया, बोले कटा कि नहीं। अब देखिए क्या बचा, आर क्यूब से कट गया। यहाँ पर बचा 1/3 अनुपात 1 अनुपात 2/3। तो 3 LCM हुआ तो 3 से गुणा कर देंगे तो 1 अनुपात 3 अनुपात 2 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हुआ 1 अनुपात 3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है ना। तो इस सवाल में थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि एक बात क्लियर नहीं बोला है, उसको क्लियर थोड़ा सा बोलना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था कि जो ऊंचाई है वो उसके आधार के बराबर है। तो इसका आंसर हो गया 1 अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है ना। चलिए तो ये सब फार्मूला भी लिख लीजिएगा। और एसएससी का ही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब जरा देखिएगा, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और भुजाएं दे रखा है, तो तुरंत लिखिए। सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा, करणी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। जहां यस क्या है महाराज, ई है अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। और यस को क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। बोलिए बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए परिमापवा दे रखा है 54, अब भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 6 अनुपात 7। तो अगर देखा जाता है 5x हो गया, 6x हो गया और 7x हो गया। अब परिमाप क्या होता है, कोई भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तो क्षेत्रफलवा होता है इसके अंदर। अगर एक त्रिभुज ABC है तो ये अंदर वाला क्षेत्रफल हुआ, लेकिन इस भुजा को यानी AB को BC में जोड़ दिया जाए और उसको CA को जोड़ दिया जाए तो कहा जाता है वही परिमाप कहलाता है। अर्थात इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वही दे रखा है 54। तो जरा देखिए 6 5 11 और 11 7 18, तो 18x बराबर 54, तो x बराबर 3 हुआ। बोले हुआ कि नहीं। तो अगर x बराबर 3 हुआ तो पहली जो भुजा मिल गई वो मिल गई 15, दूसर की मिल गई 18 और तीसर की मिल गई कितना जी, 7 त्रिक 21 ना। अरे मिली कि नहीं, बिल्कुल मिल गई। अब हम सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो बोलिए कि यस का मान ज्ञात करेंगे। तो यस का मनवा कितना दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, अर्थात कुलहुन को जोड़ करके बटा 2 कर दीजिए। तो सबको जोड़ दीजिए, अब बटा 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 5 14 और 2 1 3 1 4 1 5 बटा 2 अर्थात 27 आ गया ना। तो बस अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो करणी में पहले क्या है f, तो ये हो जाएगा 27। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, अरे हो जाएगा कि नहीं। और s माइनस ए मतलब 27 में से ए का मान कितना दे रखा है, 15 ना आया था, इसका कितना आया था 18 ना आया था, यहाँ पर लिखे हैं जो, और ये 21 आया था। तो ये बताए 27 में से ए माने 27 में से 15 जा तो कितना होगा आपका, हाँ 27 में से 15 तो ये आपका हो गया 12। फिर यही 27 में से इसको घटाइएगा 18 को तो कितना जाएगा आपका, ये आप 9 जाएगा। उसके बाद से उसी 27 में से सी को घटाएंगे अर्थात 21 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अब इसी को काम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3, ऐसे लिख दीजिए कुछ निकल जाएगा। ठीक है ना। फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे, चलिए पूरा काम इसको लिख लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और ये कितना हो जाएगा जी 2 गुणे 2 गुणे 3 है ना। और ये 3 गुणे 3 और 2 गुणे 3। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए जरा सा, है एक ठो ये जोड़ा बन रहा है, एक ठो ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है कि नहीं। तो देखिए एक जोड़ा बना करके निकालते रहिए। एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया और ये 3 और 3 है यहाँ से भी निकल गया। 1 2 और ये 3 कर फंस गया तो 3 दूना 6 करणी में फंस गया। तो 3 त्रिका 9 दूना 18 तिहाई 54 करणी में 6 क्या वर्ग इकाई। ठीक है ना। तो 54 करणी में 6 वर्ग इकाई यानी मीटर में दे रखा है तो मीटर यानी वर्ग मीटर। तो बस इसको सॉल्व करना था। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर वही समकोण त्रिभुज अगर आपका क्षेत्रफल होता है, अगर लिखिएगा नोट करके इसको कि अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्या कर देते, तो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बोलिए होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, इसको नोट करके लिखिएगा। और अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, समबाहु त्रिभुज
त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप नोट करके लिखिएगा करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये सब फार्मूले आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और देख लीजिए अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पर सवाल आ जाए ना, सवाल अगर इस पर आ गया ना तो आप क्या करेंगे, छोड़ना पड़ जाएगा। क्यों, फार्मूला नहीं पता तो छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये सब फार्मूला लिख लीजिएगा। अगर भुजा का मान देता अगर हम 4 तो आप तुरंत इसको क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। 4 चौक को 16 और 4 से काट देंगे 16 को तो 4 करने में 3 आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ ना जी। तो दोनों फार्मूला लिख लीजिएगा। ये क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तीनों लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं और उस सवाल को देखते हैं, अगले सवाल को, कि वो इस बार क्या दे रखा है। हाँ देखिए, कह रहा है 5 लीटर शहद में 80 लीटर चीनी है। क्या है, 5 लीटर शहद में, ऑलरेडी इसी में चीनी भी है, कितना, 80%। माने एक मिक्सचर है जिसमें 80% क्या है, चीनी भी है। इसका मतलब हुआ कि इसका 80% निकालेंगे जो चीनी है, और इसका 20% जो बचेगा वो क्या है भैया, शहद है। तो 5 का अगर 80% निकालेंगे तो कितना हुआ जी, 5 गुणे 80/100, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 4 ना हुआ तो अगर है 4 तो ये 1। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो चीनी कितना है, 4 लीटर है, शहद कितना है, 1 लीटर। अब देखिए क्या करा, इस शहद में, किस शहद में, जो 5 लीटर वाला शहदवा था उसमें 3 लीटर जल मिला दिया जाए। लीजिए, शहद मिला था, चीनी मिला था, ये दोनों कम थे क्या कि पनियों मिलाने की जरूरत पड़ गई। तो आइए मिला देते हैं। तो कुल देखिए 5 लीटर थे, 3 लीटर का और कारनामा हो गया, इस समय कुल मिश्रण हो गया 8 हो गया ना। अब किसका पूछ रहा, चीनी का। तो चीनी कितना था, 4 गुणे 100, 4 दूना 8, और ये कितना, 50%। यानी 50% उस समय क्या हो गया, चीनी हो गया। और अगर पूछता शहद का परसेंटेज बताओ तब क्या हो जाता, 1/8 गुणे 100, तो कितना हो जाता, 100/8। तो ये सब आपके आंसर हो जाते हैं, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं 12/1/2%। तो बस, तो इस सवाल में बस आपको क्या समझना रहता है, देखिए ऐसे जो सवाल होते हैं ना, इसमें बस आपको बातों को समझना रहता है कि वो पूछता क्या है। अगर ऐसे सवाल को आपने पढ़ लिया, आप पढ़ने के बाद से अगर आपने समझ लिया, फिर कोई नहीं रोक सकता इस सवाल को लगाने से, ठीक है। अगला जरा देखिए, करा 2000 रुपए पर 2 तरीके का छूट मिल रहा है। एक ठो दे रहा है 20% का छूट, और एक ठो फिर जो बदवा में इसमें 10% का दो ठो छूट है, 10 एवं 10। तो ध्यान से समझिएगा, ये सवाल 2-3 तरीके का हो सकता था। तो पहला तो ये, पहले सवाल को लगा लेते हैं कि सवाल आप लगाएंगे, कुछ और भी हम बता दें, नहीं पहले हम बता देते हैं ये। अब जरा देखिए, अगर 10 और 10% का अगर छूट की बात किया जाए तो आपको पता है कि एकल हम छूट निकाल लेंगे। तो एकल छूट क्या होता है, a + b + ab/100। तो जरा बता, ये सब तो याद होना चाहिए आपको कि 10 का एकल छूट होता है 21। तो जरा देखिए यहाँ पर कैसे आएगा, 10 + 10 + 10 गुणे 10/100। तो 10 और 10 20, और 20 एक का नाम 1, यानी कितना हुआ जी, 21%। और ये कितना हुआ, 20%। ये कितना हुआ, 21%। तो दोनों उनका क्या दे रखा है, अंतर बताइए। तो कितना परसेंट है अंतर, 1%। तो इसका मतलब कुल कितना है, 2000। तो 2000 का हम कितना निकाल देंगे, 1%। कितना आया जी, 20 रुपये आया। बस ये सवाल था, बोले था कि नहीं। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे कह देता कि पहला छूट 20% है, दूसरा 10%, और फिर 10%, तब क्या हो जाता, तब ऐसे लगाते, और रुपया है 2000। तो 2000 गुणे 20% छूट अर्थात 80/100, फिर 10% छूट अर्थात 90/100। अरे भाई 10% छूट तो 90 ना बचा आपके पास, और फिर 10% छूट, इसका मतलब 90/100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपका काम बन जाएगा। ये 2 जीरो इससे कट गया, और ये 2 जीरो इससे कट गया। बस अब आपको क्या करना है, गुणा करना है, 2 × 16 और 9 × 9 81, ठीक है ना। तो 16 का नाम 16 का 6 और 16 128 1 129, शायद यही है ना।
गुणा करके देख लीजिएगा। तो 1296। तो देखिए तब उसके बाद से हम क्या करते हैं, अगर ये आया 1296 तो कितने का छूट मिलता है, तो 2000 में से हम 1296 क्या कर देते, घटा देते, तो उतने का हमको छूट मिला, यानी ये इतना आपका आया था। ठीक है ना। तो बस, तो सवाल ऐसे भी आते हैं कभी कभी, और यहाँ पर अलग अलग दे रखा था, तो ये आपको ध्यान देने हैं। तो एकल छूट कैसे निकालना है आपको पता चला। अगर मान लीजिए कह रहा है कि 10%, फिर 10%, आप फिर 10% का एकल छूट ज्ञात करिए, तो आपको पता होना चाहिए सब कि 33.1% होता है, लेकिन कैसे निकालते हैं, तो जरा आइए और हम लोग निकाल लेते हैं। तो जरा देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कोई किसी का दाम की 100 रुपया है, अब उसी रुपये को 10% पहले छूट दिलवाइए, तो कितना हो गया जी, 90/100 गुणे 90/100 गुणे 90/100। बोलिए हुआ कि नहीं। अब देखिए ये इससे कट गया, ये 2 जीरो इससे कट गया, और ये 1 जीरो इससे कट गया। तो 9 9 81, और 81 का क्या कर देंगे, 9 में गुणा कर देंगे, तो 81 गुणे 9 अब बटा ये 10 तो है ही, तो 9 1 9 9 और 9 8 72 अब बटा 10। कितना आया जी आपका, ये आया आपका 72.9, ये आया, उसके बराबर हुआ। ठीक है ना। ये 10% का जो छूट दे रखा है ये इसके बराबर हुआ। अब इसको हम 100 में से जब घटा देंगे तब जाकर के वही आपका आ जाएगा 33.1%। ठीक है ना। बस, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए ये अब देखते हैं अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल जरा देखिए, एक डाटा है वो दे रखा है, एक ग्राफ है, ठीक ना, वो दे रखा है। जरा इसमें देखिए क्या कर रहा है, यदि विविध व्यय कुल व्यय का X% है तो X का मान बताओ। तो जरा बताओ, हम आपको बताए थे कि इसमें कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है, और इसी को हम कहते हैं 100%। क्या कहते हैं, 100%। यानी ये जो कोण बन रहा है एक वृत्त में 360 डिग्री का, वही 100% के बराबर भी होता है। पूरी चीज, कोई भी पूरी चीज 100% के बराबर मानी जाती है। अगर आपकी भी तैयारी पूरी तरीके से हो रही है तो 100% के बराबर मानी जाती है। फिर सफलता भी आपकी 100% निश्चित है। अगर आप मेहनत 100% निश्चित कर रहे हैं तो सफल भी आप निश्चित होंगे। बस किसी को भी आप बेवकूफ़ न बनाइए, बस क्या करिए, खुद मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, सफलता तो निश्चित ही मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना। वो कहा ना जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटके हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटके हुए सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आप तो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं अपने लिए, तो कुछ तो मिलबा करेगा आपको, है ना। चलिए अब तो जरा देखिए, तो 360 बराबर 100% ना हुआ, तो जरा विविध व्यय कितना डिग्री है, 108। तो इसका मतलब हुआ 360 बराबर अगर 100%, तो पूछ रहा है 108 डिग्री बराबर कितना, तिरछे तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 108 गुणे 100 बटा 360 हुआ ना। तो ये इससे कट जाएगा, और 9 चौको 36, और 9 1 9 9 दूना 18, और 4 तिहाई 12, यानी 3 बार में कट जाता। तो कितना हुआ जी, 30% आपका आंसर हो गया, 30%। तो x का मान कितना हुआ, 30%। तो जब डिग्री को परसेंटेज में बदलना है तो 360 बराबर 100, तो जो दिया डिग्री वो बराबर कितना। अगर वही ऐसे कहता कि डिग्री, अगर परसेंटेज को डिग्री में बदलना होता है तब 100 बराबर अगर कहता 360, अब मान लेते हैं 25% को बदलना होता तो पूछता तो 25 बराबर कितना डिग्री, तो क्या हो जाता 25 गुणे 360 आप बटा, तब ये नीचे आ जाता है 100। तो 2500 को 100 और 4 9 36 अर्थात 90 डिग्री। तो दोनों तरीके के चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इस पर एक और क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन को कह रहा, नीचे वाला जो क्वेश्चन है, भोजन और किराए पर व्यय का अनुपात बताओ। ऐसे सवाल में पूर्ण रूप से कोई चीज़ दिया हो या ना दिया हो, परसेंटेज दे रखा होता है तो परसेंटेज बटा परसेंटेज कर दीजिए, डिग्री दे रखा होता है तो डिग्री बटा डिग्री कर दीजिए। तो जरा देखिए, भोजन वाला कितना डिग्री है, 135 डिग्री है, बटे कर दीजिए। करा किराए पर, तो किराए वाला कितना है, 81 है। बस यही आपको कर लेना है। तो जरा देखिए, इसको 27 से काट दीजिए, 27 या 81 और 27 बच्चे 135 ना होता है, क्योंकि 270 का आधा होता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 5:3।
कितना हो जाएगा 5:3, आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो आपने देखा अगर यही परसेंटेज दिया होता तो परसेंटेज बटा परसेंटेज कर दीजिए। पूरा ये नहीं होता क्या कभी कभी ना कि दिया रहता कुल 4,000 रुपया है मान लेते हैं, अकद इतना डिग्री है और इतना डिग्री बन रहा है, तो कई लोग तो शुरुआत वाले लड़के जो होते हैं ना वो क्या करते हैं पहले इसका मान निकालते हैं कि अगर ये 20% है और अगला वाला 40% पे हो तो इसका पहले 20% निकालते फिर 40 निकालते तब जाके अनुपात याद करते। काहे का इतना झमेला भैया, काहे का इतना झमेला। तो पहला अब बट्टे दूसरा, माने जो परसेंटेज ऊपर जो पूछ रहा है उसका और बट्टे नीचे वाले का जो पूछ रहा हो। जैसे इसमें पूछा है तो डिग्री का बट्टे डिग्री से अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो ये सवाल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ ना। तो बस आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जो 360 डिग्री होता है वही 100% के बराबर ना होता है, तो बिल्कुल होता है। अब जरा देखिए कुल कितने क्वेश्चन हैं, अभी भी 1-2 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन है ना। करायन के किसी भी पूर्णांक के लिए 3 पे 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल पूछ रहा है ना। तो ऐसे सवालों में जानते हैं क्या करिएगा, n का मानवा 1 रख दीजिए। जब किसी पूर्णांक के लिए कहे ना तो n का मान केवल 1 रख दीजिए। किसी पूर्णांक के लिए कहे तो n का मान कहें कि जब n का 1 पर नहीं सही आएगा तो बाकी पर सही आ जाएगा। क्या बाकी अगर आपको प्रयोग करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम इसको प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि कितने कितने पर सही आ रहा है, तो ये प्रयोग घर पर किया जाता है, एग्जाम हॉल में नहीं। एग्जाम हॉल में प्रयोग करेंगे तो फिर आपके साथ प्रयोग हो जाएगा। तो प्रयोग यहाँ करिए, फिर यही को सीखिए, फिर वहां जाकर के तुरंत क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो n बराबर 1 तो देखिए जरा सा, लेकिन हम आपसे प्रयोग करवा देंगे क्योंकि हम तो यहाँ कर रहे हैं, ठीक ना। तो बस तो कहा था ना प्रैक्टिस जितना अच्छा आप किए रहेंगे युद्ध में उतना सफलता आपको ही मिलेगी। युद्ध में विजय होने के चांसेस आपके ही रहेंगे, ठीक ना। ये प्रैक्टिस बताता है कि आप कितना ऊंचाई छुएंगे। प्रैक्टिस पूरा बता देता है। आप अपने आप से एक बार पूछिए हम कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें एसएससी का नौकरी चाहिए तो हमें कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको भी पता है कि एसएससी क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। सब सवाल सबको आता है, जो सवाल दिया रहता है ना वो सबको आता है, लेकिन कब, जब बाहर आते हैं तब। बाद में लगाना होता है तब, लेकिन शुरुआत में वहां पर नहीं, क्योंकि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो वहां पर क्या देख रहा है, आपको देखना चाहिए ना कि जो एग्जामिनर है वो आपकी मानसिकता चेक कर रहा है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, वो आपको आना चाहिए। तो ये सब एक सिचुएशन होते हैं, जो सवाल है ये सब एक सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन को आपको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें यही देखा जाता है उसमें, ठीक है ना। अदरवाइज आप बताइए क्या आप जो पढ़ लेते हैं क्या इस चीज़ का वहाँ पर क्या जब आप नौकरी पा जाएंगे तो आपसे कोई पूछेगा क्या, जरा बताओ। कोई एक अगर आपके सामने आएगा तो अपनी परेशानी लेकर के आएगा कि ये लेकर के आएगा कि 3^2n + 9n + 5 को 3 से विभाजित करके सर बता दीजिए कितना शेष आएगा। इन्हें कोई पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या, नहीं ना पूछने आएगा वहाँ पर। जब आपको नौकरी मिल जाएगा तो ये नहीं पूछने कोई आएगा। पूछेगा क्या कि सर ये हमारा काम है कर दीजिए। तो आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा, आपको उस सिचुएशन को तुरंत आप समझिएगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिएगा। तो कैसे आता है वो यहीं से आता है, ठीक है। तो देखिए जरा n का मान 1 रख दीजिए तो 3 पर 2 घात तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और n का मान 1 तो 9 का 9 हो जाएगा + 5 तो 9 9 18 और 18 5 23। अब 23 को 3 से काटिए तो 3 7 कितना हुआ 21। शेष कितना बचा महाराज 2 ना बचा, शेष कितना बचा 2 आंसर मार दीजिए। लेकिन कहेंगे नहीं नहीं हमको n बराबर 2 भी दिखाइए। चलिए भैया नहीं मानेंगे तो देख ही लीजिए। तो n का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 तो 3 पर 4 घात कितना होता है 81 होता है। आप प्लस यहाँ पर 2 रखे हैं तो 2 9 18 + 5 है ना। अब देखिए 8 5 13 13 और 1 14 को 4 1 आया और 1 और 1 2 और 8 10। अब बटा 3 कर लीजिए तो 3 3 का 9 1 बचा 3 चौक को 12। शेष कितना बचा महाराज 2 न बचा। फिर यहाँ पर तो वही बोले हैं कि जो आप प्रयोग करेंगे तो हर जगह पर 2 ही आएगा। क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ऐसे सवाल में क्या करिएगा, कभी भी अगर कहे किसी भी पूर्णांक के लिए तो n का मान सदा 1 रखेंगे। क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका यह वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं ना, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना। आपको ध्यान रखना है अगर किसी भी क्रमागत के लिए कहे तो 1 रखेंगे, ठीक है ना।
चलिए किसी भी पूर्णांक के लिए अगर कहे तो। अगला जरा क्वेश्चन देखिएगा, ये दो क्वेश्चन बताते हैं, एक शब्द का खेल दिखाते हैं कि शब्द कैसे खेलता है। सवाल में कुछ और नहीं होता है, शब्दों का खेल होता है भैया, और वही खेल हमसे खेल कर जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पंखा को 900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। बेच रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य लेना चाहिए, क्रय मूल्य लेना चाहिए। तो जरा देखिए 1900 रुपए का क्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो क्रय मूल्य निकालते हैं तो जो लाभ या हानि होता है 100 में से घट करके नीचे रहता है, और जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो लाभ या हानि 100 में से जुड़ करके या घट करके ऊपर रहता है। तो हमको क्रय मूल्य सबसे पहले चाहिए। तो भैया क्रय मूल्य हो जाएगा 100/95। और अगर देखा जाए, अगर हम आपसे पूछें कि क्या है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य है। मूल्य है कि नहीं, क्रय मूल्य ना है तो बस क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए क्या करा, अब वो कह रहा है हमको 20% का लाभ चाहिए भैया। तो अब ये हो गया क्रय मूल्य, इसका मिल गया। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ आपको कैसे मिलेगा, तो आपको बता दे रहे हैं। क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य ना हो गया, इसको 20% लाभ चाहिए तो 120/100। क्रय मूल्य पर लाभ चाहिए, अब हमको बेचना है। सबसे पहले हम बेचे थे, फिर हमने उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लिए, क्रय मूल्य हो गया। सबसे पहले 900 में बेचे, 5% की हानि हुआ, हमको क्रय मूल्य मिल गया। अब हमको चाहिए 20% का लाभ। क्या चाहिए, 20% का लाभ। तो ऐसा निकाल लेंगे। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 95 दूना 190, ये हो गया ना। तो 12 दूना 2400 रुपया, अर्थात कितने में बेचना पड़ेगा हमको, 2400 रुपया में। कब, जब हमको चाहिए 20% का लाभ। तो ऐसे सवाल में आप वही डायरेक्ट कैसे लगाते हैं कि आप देखते हैं बस केवल और केवल क्या हो रहा है, हानि हो रहा है पहले, तो बट्टे 95 कर दीजिए। कितना, 5% का। अगर 10% का होता तो बट्टे 90, अगर 10% का लाभ होता तो बट्टे 110। बस इतना ध्यान देना है। तो पहले क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 5% का तो 100 में से घटा दिए। अब बताओ क्या हो रहा है, लाभ 20% का तो 120 कर दीजिए। बस यही आप डायरेक्ट लगाते हैं। बतिया हुआ ना होगा, अरे महाराज अगर समझेंगे नहीं बतिया को तो जानेंगे कैसे, क्यों कैसे आया है ना। तो बस यही इतना क्रय मूल्य हो रहा है, तब तो जाकर क्रय मूल्य पर 20% का फायदा। तो आप नहीं जानते हैं, अगर क्रय मूल्य 100 दे इस पर 20% का फायदा तो 120/100। आप नहीं ऐसे करते हैं। तो क्रय न मूल्य हुआ, ही तो क्रय न मूल्य है। तो बस अब वही कमा कर लेते हैं, 2400। अब जरा देखिए इसमें शब्दों का खेल क्या है। अगर ही कह दिया होता, अगर ही कह दिया होता क्या कि एक व्यक्ति को पंखा 5% की जब हानि होती है, अगर वो 1900 रुपये अधिक दिया होता तो उसे 20% लाभ होता। यानी 1900 रुपये की जगह पर क्या करता, 1900 रुपये अधिक। यानी क्वेश्चन करता था, यदि एक व्यक्ति एक पंखा को 1900 रुपये अधिक में जब बेचा होता तो 5% की जगह पर 20% का लाभ होता। तब जरा देखिए तब क्या होता, तब हम आपको कंडीशन बताए थे, फिर से बताते हैं। अगर लाभ दे रखा हो या हानि दे रखा हो तो इस दशा में दोनों उनको घटाते हैं, जो दोनों उन परसेंटेज होते हैं घटाते हैं। लेकिन अगर लाभ हानि दे रखा हो, लाभ हानि दे रखा हो और हानि लाभ दे रखा हो, इस पर भी सवाल बनते हैं। तो उन लोगों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अब यहाँ पर देखिए अंतर दे रखा है, 1900 रुपया अंतर दे रखा है। यानी 5% क्या थी भैया, ये हानि थी, और 20% क्या थी भैया, ये लाभ थी। तो दोनों उनका हम क्या कर लेंगे, ये हानि लाभ दोनों उनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 25। तो 25 बराबर कितना कर देंगे, वही 1900 रुपया कर देंगे। तो पूछ रहा है तो क्रय मूल्य उसका बताओ, तो कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य होता है 100, तो 100 बराबर कितना, तो 1900 गुणे 100 बटा 25। तो 25 चौक को 100, तो कितना हो जाएगा, 19 चौक को 76 और आगे 2, यानी 7600 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। जब 1900 रुपया अधिक अंकित करता, हानि की वजह जब लाभ पाना होता उसको 20%, तब वैसे उसको 5% हानि हो रहा था, लेकिन 1900 रुपया जब अधिक अंकित किया, उस पर अधिक में बेचा, तुरंत उसको 20% लाभ होने लगा। तो वो कितने में क्रय किया होगा, यानी क्रय मूल्य क्या था, तो 7600 था। बस तो इसमें 2 सवाल बनते हैं। तो देखिए अगर 1900 रुपया के अगवा धीरे से अगर क्या लिख देता अधिक, तो सवाल चेंज हो जाता है। तो पहले कर देता, लेकिन पहले कर देता हानि। यदि एक वस्तु पर 5% हानि हो रही है, यदि उसे 1900 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य बताइए। बस ये हानि को पहले बोल देगा, फिर बदाम कहेगा, क्योंकि पहले हानि हुई।
पहले उदास हुआ हानि में बेच करके, फिर ये कोई आया बताया अरे बकलोल 19 रुपया अधिक में बेच दे तो तुम्हें 20% का लाभ होगा। तो क्या किया, ठीक है कर देते हैं, तो 7600 रुपये में उसका क्रमूल्य लगा दिया, ठीक है ना। चलिए तो इसमें 2 सवाल बनते हैं। तो देखिए एक शब्द का खेल था ना, केवल और केवल अधिक। अगर वहां पर कम भी दे सकता है तो भी दोनों काम क्या कर लेंगे, अंतर ही लेंगे हर दशा में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। जरा देखिए अगले सवाल को समझते हैं। अगले सवाल को समझते हैं 2 तरीके से। जरा आइए सवाल को समझते हैं और बेसिक को भी समझ लेते हैं। जब बेसिक समझेंगे तो ट्रिक भी अपने आप आ ही जाएगा, ट्रिक आ ही जाएगा। कैसे आएगा जरा देखिए। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में, ठीक ना, 2400 रुपया और 4 वर्षों में 2552 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर आपको बतानी है। चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में इतना रुपया। अब इतना रुपया जो हो रही है वो क्या है, रुपया का हो जाना। मिश्रधन ही तो होता है, तो मिश्रधन दे रखा है। अब हमको क्या चाहिए, वार्षिक ब्याज चाहिए। तो आपको फार्मूला पता है, ए बराबर होता है P1 + R/100⁻n। बोलिए होता है कि नहीं, होता है ना। तो जरा देखिए कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, यानी मिश्रधन दे रखा है कितना 2400 रुपया। हमारा को मूलधन नहीं पता है, 1 प्लस रेटो तो नहीं पता है ना, रेटो तो ज्ञात करना है। अब बटा ऊपर कितना घात 3 घात, क्योंकि 3 वर्षों में। समीकरण नंबर 1 अभी हम आपको सिखा रहे हैं, फिर ट्रिक सीख जाइएगा। बेसिक से ही तो ट्रिक बनते हैं ना, तो हम आपको बेसिक से ट्रिक बनाना भी आपको ही सिखाएंगे, वरना आप तक हम इस सवाल को लगा चुके होते। तो हमें नहीं ना लगाना है, लगाना तो आपको है ना एग्जाम में। तो समझिए एक सवाल समझेंगे तो कई समझ में आएगा। अगला वाली बात क्या कर रहा है, 2520 रुपया मिश्रधनवा हो जा रहा है, 2520 रुपया हो जा रहा है। मूलधन वही तो रहा होगा। अब 1 प्लस रेट हमको पता नहीं है, लेकिन समझिया है 4 वर्षों में ही हो रहा है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 2520 बटा 2400 रुपया। बोलिए कोई हर्ज कहिए नहीं है। आई पी से पी कट जाएगा। आई ऊपर कितना है 1 + R/100 पर 4 घात, नीचे क्या आ जाएगा 1 + R/100 पर 3 घात। तो 3 घतवा 1 घतवा से कट करके क्या बचेगा भैया 1 + R/100। बोलिए बचेगा कि नहीं। अब देखिए पहले हम यहाँ पर आपको ट्रिक समझा देते हैं, उसके बाद से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आपने एक बात देखा, नोटिस किया इस बात का कि 2400 रुपया मिश्रधनवा हो जा रहा है और बदवा वाला जो हो जा रहा है, तो बदवा वाला बटे पहले वाला, यही ना कर रहे हैं, बदवा वाला बटे पहले वाला बराबर। अगर 1 साल का अंतर है तो 1 + R/100। अगर 2 साल का अंतर रहता तो 1 + R/100 पर 2 घात। अगर 3 साल का अंतर रहता, माने 3 साल और 6 साल दिया होता, तो 1 + R/100 पे 3 घात। इधर घरमूल वाला दिया रहता, इसके लिए ना चिंता करिए, इधर घरमूल दे देता। अगर 3 घात देता तो इधर पक्का कोई न कोई ऐसा अंक लिखा रहता जो दोनों के दोनों क्या हो जाते, घरमूल हो जाते किसी का, ठीक है ना, वो हो जाते यहां पर, ठीक है ना। तो इसके लिए चिंता न करिए। 1000 दे देता, 1331 दे देता, तो 1000 है 10 का, 1331 है 11 का, वो दिया रहता है। आपको सवाल को समझना कैसे डायरेक्ट में, वो हम आपको बता रहे थे। यहाँ पर 1 वर्षों का अंतर दे रखा था, तो अब इस सवाल को डायरेक्ट लगाइएगा कि मिश्रधनवा बाद वाला बटे पहले वाला बराबर 1 + R/100 पर 1 घात, क्योंकि अंतर 1 है। अगर 2 रहता तो 2 घात। बस अभी सवाल को लगा, ये है आपका ट्रिक। अगर आपको समझ में आया होगा ना तो कई सवाल लगा लेंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बताना पड़ेगा, नहीं ना, समझ लीजिएगा थोड़ा देख करके पीछे। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये देखिए 0 से 0 से कट जाएगा, और ये देखिए 4 से कट जाएगा ना, हाँ 4 से कट जाएगा। तो 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24 और 1 बचा 4 तिहाई 12। ये 3 से कट जाएगा ना, 3 दूना 6, 3 एक कलम 3 और 3 दूना 6, यानी कितना आया जी ये 21/20, और ये 1 इधर आएगा तो -1 बराबर R/100। तो ये कितना हो जाएगा R/100 बराबर 20 एक कलम 20 में से 21, यानी 21 में से 20 जा 1, तो 1/20 और 20 2500, यानी R का मान आ गया 5%। रेट कितना आया जी 5%। तो इसी 16वां को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ना। अच्छा एक सवाल और बता रहे हैं, यहां पर क्या था, आपको रेट ज्ञात करना था। एक अगला सवाल बता दे रहे हैं, मान लीजिए 2000 रुपया है आपके पास,
और ये हो जा रही है 4000। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। सवाल का पहला हिस्सा तैयार हो गया कि यदि कोई मूलधन 2000 रुपये का 2 वर्षों में 4000 रुपया हो जाती है तो कितने वर्षों में वो 8000 हो जाएगी। कितने वर्षों में वो 8000 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करिएगा, सीधा सीधा लिख दीजिएगा 2000 बटे 4000। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, 2000 बटे 4000। आज जो 2 वर्ष है इसको 1 बटा के रूप में लिखिएगा, यानी 1/2 बराबर कर दीजिएगा। फिर वही कमा करिएगा, क्या कह दीजिए कि वही वाला ना, माने 2000 बटे 8000 बिल्कुल सही है। और कह दीजिए यहाँ पर भी वही कमा करेंगे, हाँ वही कमा करेंगे 1/n। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितनी बार में कट जाएगा जी? 2 बार में। और ये कितनी बार में? 4 बार में। तो यहाँ पर क्या आया 1/2 पर 1/2 घात, और यहाँ पर क्या आया 1/4। तो 1/4 क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 पर वो स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 2/n हो जाएगा। आधार बराबर है तो घतों बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 बराबर 2/n, तो n बराबर 4 वर्ष। यानी वर्ष निकालने के लिए यहाँ से लगाएंगे और रेट निकालने के लिए ऐसे लगाएंगे, यानी बाद वाला बटे पहले वाला बराबर 1 साल का अंतर है तो 1 + r/100, 2 साल का अंतर है तो 1 + r/100 का होल स्क्वायर, 3 साल का अंतर है तो 1 + r/100 का होल क्यूब। आई वाला बाद वाला बटे पहले वाला ही रहेगा। वैसे यहाँ पर अगर कर रहा कि इतना रुपया 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती तो वही रुपया 8000 होने के लिए कितना समय लगाएगा? तो क्या कर लेंगे 2000 बटे 4000, जो समय है उसको 1/2000 बटे 8000, ये जो समय है 1/, उसके बाद फिर तो सॉल्व करना है। तो ये दोनों सॉल्व को समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको आ जाएंगे वहाँ पर एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए। तो इस पर 2 तरीके के सवाल बनाए जाते हैं, तो आपने दोनों को सीख लिया। अब देखते हैं फिर अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखा जाए। हाँ जरा देखिए, करा 3 संख्याओं का इतने अनुपात में है, 3, 4 और 5 अनुपात में है। लौसा दे रखा है महाराज, कितना दे रखा है? 4200। उत्तर बताइएगा। तो क्या पूछे कभी भी अगर मौसा पूछे तो लौसा दे रखा हो, और अगर मौसा पूछे तो ऊपर को लिखिएगा 4200, और जो है नीचे वाले हैं इस सब का गुणा कर दीजिएगा। तो 3 चौक को 12 25 60, और 60 से जब कटेगा तो कितनी बार में कट जाएगा? 70 बार में ना, 70। आपका मौसा आ गया 70। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या समझा? अगर 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और अगर लौसा दे रखा हो तो मौसा ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे? जो मौसा दे रखा, हाँ लौसा अब बटे कुल उनका गुणा, यानी जो तीनों है तीनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब बताइए, अगर 3, 4 और 5 के अनुपात में है और अगर मौसा दे रखा हो 2, मौसा कितना दे रखा हो 2, तो पूछे लौसा बताओ, तो लौसा ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे? इन सभी का गुणा कर दीजिए, 3 × 4 × 5 × 2, यानी 4 × 12 25 60 दूना 120, तब ये आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कुल कितने सवाल हुए जी? 2 सवाल ना हुए। तो अगर लौसा दिया है, मौसा ज्ञात करना है, तो लौसा बटे ये सभी का गुणा। अगर अनुपात दे रखा है कुल का, माफा दे रखा है, तो सभी का गुणा 120। कभी कभी क्या होता है, सवाल ऑप्शन में 120 ना दिया होता है, तो 120 नहीं देगा तो 240 देगा, 240 नहीं देगा तो 360 देगा। जब भी देगा तो इसका गुणक देगा। क्या देगा? गुणक। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, वरना सवाल में 120 नहीं आएगा। आप कहेंगे आप तो बताइए नहीं किए थे, तो हम ये बता दिए ना कि इसके गुणक के रूप में उसका आंसर देता है कभी कभी, ये जो आगे जो भी आए, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये अगर ये 2 संख्याओं के, अगर कह दीजिए यहाँ पर 3 संख्याओं के अनुपात में ना, अगर केवल और केवल 2 संख्याओं के अनुपात में होता है और तब लौसा अगर 4200 होता, तब मौसा पूछ रहा होता, तब कितना होता? तो महाराज बतिया हुआ 4200 बटे तब 2 संख्या का अनुपात देता, तो 3 × 4 कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो आता तब आंसर हो जाता। वैसे यहाँ पर अगर केवल 3:4 दिया रहता, मौसा दिया रहता अगर 2, तब क्या कर देते? 3 × 4 × 2 कर देते, तो 3 चौक को 12 दूना 24, बस तब लफा ये आता। बात वही है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका भी आंसर मिल गया। और ऐसे जो सवाल बनते हैं वो भी आप समझ गए होंगे, और ये अनुपात वाले सवाल जरूर बनते हैं, आपको परीक्षा में दिख भी जाते होंगे कि नहीं दिखते हैं। अगला वाला जरा देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर दे रखा है 5/2।
3। हम आपको एक नियम बताते हैं, योगांतरानुपात नियम। क्या बोले हैं? योगांतरानुपात नियम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एक जैसे हम लोग दिखे, एक जैसे हम लोग दिखे, एक जगह प्लस दिखे और एक जगह माइनस दिखे, तो ये कहता है चिल्ला करके कि हमको लगा दीजिएगा, हमको लगा लीजिएगा, सवाल आपका आसान हो जाएगा। तो जब ये चिल्ला करके कह रहा है तो काहे नहीं लगाते हैं? तो क्या करेंगे? पहले हम जोड़ेंगे, पहले दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे। अच्छे से लिख दें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए जो नहीं समझते हैं वो योगांतरानुपात नियम अच्छे से समझ लें। देखिए पहले हमने क्या किया? जोड़ दिया। आप फिर उसके बाद से क्या करेंगे ना, घटा देंगे। देखिए जो ऊपर लिख रखा है ना उसमें से हम इसको घटाएंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, कहा जाता ना मैथ को सीखने के लिए आंखें होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें एक जगह पर अगर केंद्रित हैं तो वो आंखें जो है वो दिल का रास्ता नहीं दिमाग के रास्ते से होकर के जाती है। और जब दिमाग का रास्ता ब्लो करेगा, जलेगा, तो आपका जो परेशानी है सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा 5 + 3 / 5 - 3, क्योंकि इधरिया जो होगा उधरिया नहीं होगा। अगर आग इधर भी लगेगी तो आग उधर भी लगेगी ना। तो बस वही बात हुआ। तो जरा देखिए tan से tan कट जाएगा और यहाँ देखिए जब -1 थीटा होगा तो ई इससे कट जाएगा और tan और माइनस मिलकर के प्लस। तो ऊपर क्या बचा जी? ऊपर बचा 2 sec थीटा और नीचे बचा 2 tan थीटा और उधर बचा 5 3 8 और 8 में और 5 में 3 जा 2, 2 से 2 कट गया और 2 चौक को 8। अब जरा देखिए सेक थीटा बटे tan थीटा। तो जरा इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। तो सेक थीटा को लिखते हैं हम 1/cos थीटा और इसको tan थीटा को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? tan थीटा ऊपर जाएगा तो cot थीटा होता है और cot थीटा का मान होता है cos बटा साइन। और ये बराबर क्या दे रखा है? 4। तो cos से cos कट जाएगा तो आपका क्या आ गया? 1/sin थीटा बराबर 4। तो क्या पूछ रहा है? sin थीटा। तो ये ऊपर चला जाएगा ना तो है नीचे आ जाएगा, तो 1/4। अगर पूछा होता कॉसेक थीटा बताओ तो आपको पता है कि 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा और यही आंसर आ जाता है 4। तो वही ना बोले हैं। अब जरा देखिए, अब यही सवाल को आप जब योगांतरानुपात नियम सीख जाएंगे ना तो क्या करेंगे? देखिए ये दोनों जोड़ में दिया, ये दोनों घटाना में दिया है, सीधा क्या हो जाएंगे? एक ठोक कट जाएंगे। और दोनों 2 बार होगा तो नीचे भी 2 बार होगा, ऊपर भी 2 बार होगा। जैसे 2 से 2 कट गया तो सीधा लिख दीजिएगा इसका आंसर सेक थीटा बटे tan थीटा। अब बराबर इसको जोड़ दीजिएगा 5 3 8। अब इसमें से 2, ये देखिए ये एक लाइन में आ गया। जब आप समझ जाएंगे इस बात को ना तो एक लाइन में आ जाएगा। कैसे? मान लीजिए हम आपको सवाल दे देते हैं एक ठो। अगर यहाँ पर सवाल दे दें कि sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर, अगर हम इसको दे दें 5/3 तो क्या करेंगे? तो देखिए एक बार जुटेगा तो साइन आ जाएगा ऊपर, बोले ना 2 से 2 कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? काफ आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 8 बटे घटा दीजिए 2। तो पूछता tan थीटा का मान बताओ, तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा और यही क्या हो जाएगा? 4। बस। तो देखिए 1 से 2 लाइन में लगा लिए। अगर आपको ये नियम समझ में आ गया तो 1 से 2 लाइन में लगा लिया आपने। तो ये सब सवाल बनते हैं आपके, ठीक है ना? चलिए, और नहीं तो तिरछा गुणा करके भी आप कर सकते थे इस सवाल को। 3 का इधर गुणा, 5 का उधर गुणा, उसके बाद से आप लगा सकते थे। वो तो बेसिक है, वो तो सब है, कोई जानता है। जरा अगला देखिएगा क्या कर रहा है? P और Q का औसत दे रखा है। तो P + Q, और आपको पता है 2 लोगों का औसत दिया तो हम उसका योग ज्ञात करेंगे। तो जो औसतवा दिया उसी में कितने का गुणा कर देंगे जी? 2 का ना कर देंगे। तो औसत कितना दे रखा है? 8500। तो ये 2 हो जाएगा गुणा, काहे कि 2 का औसत दिया है। तो योग बराबर क्या होता है? देखिए जरा सा, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो जरा बताइए, अगर योग बराबर क्या हो जाएगा महाराज? तो हो जाएगा औसत गुणे संख्या। बोलिए हो न जाएगा? बोलिए हो न जाएगा? तो ये हो जाएगा औसतवा 8500 है, संख्या 2 ठो है, 2 लोग हैं ना, तो कितना हो जाएगा? ये 85 दूना इतना आपका हो जाता है 170 और आगे 2 0। फिर उसके बाद से क्या कर रहा है? Q और R का औसत। तो Q और R का औसत कितना दे रखा है भैया? ये दे रखा है 6450 और 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा? ये 1290 और इसके आगे 1290
90 और इसके आगे एक और 0, तो ये पहले से है। अब देखिए आर और किसका दे रखा है, पी का, या पी और आर का दे रखा है, तो कितना दे रखा है 7300, और ये भी 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि औसत तो यही होता है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 146 और 00। अब देखिए कह रहा क्यू का क्यू का मासिक आय कितनी है, ठीक है ना। अब जरा देखिए ये क्या पूछ रहा है, क्यू का मासिक आय, ठीक है। एक जरा बात बताइए, अगर कभी भी P प्लस क्यू प्लस आर और आर प्लस पी अगर दिया हो तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, तीनों को जोड़ लीजिएगा। तो ये देखिए P और P 2 बार हैं, Q और Q 2 बार हैं, R और R 2 बार है, इसका मतलब है 2 बार आ जाएंगे सभी लोग। बोलिए आ जाएंगे कि नहीं। इन सभी को जोड़ लीजिए, तो ये देखिए 0 और यहाँ पर भी 0 और 6 9 15 आए 0, तो 1 आया ना, 7 2 9 और 1 10 4 14, 1 आया, 1 और 1 2 1 3 और 1 4। अब 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 और 1 बचा तो 2 5 10, 22,250 आया। किसका वैल्यू, P प्लस Q प्लस R की वैल्यू। बोलिए आया कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर P प्लस Q प्लस R और R प्लस P अगर दिया हो तो आप तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कुल का मान आ जाएगा। अब देखिए किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है Q का, तो खोजेंगे इसमें कहाँ Q नहीं है, तो इस वाले में Q नहीं है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। यानी Q का ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे, जहाँ पर Q नहीं है तो Q यहाँ पर नहीं है, तो एक कितना है भैया 14,600, इसमें से घटा दीजिए 0 5 और 12 में 6 जा 6, 11 में 4 जा 7, 7,650 रुपया, ठीक है, ये हो गया। तब कह दीजिए अगर R का पूछता तो हम देखते R कहाँ नहीं है, तो R यहाँ नहीं है, तो क्या करते 17,000 इसमें से घटा देते, तब तो 5,250 हो जाता है। और अगर पूछता R का, अगर पूछता तो R का पूछ चुका और किसका पूछ चुका, Q का। अगर P का पूछता तो हम देखते P का नहीं है, यहाँ P नहीं है, तो क्या करते 12,900 इसमें से घटा देते, बस समझ में आ गया। यानी यहाँ पर कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, 3 सवाल, क्या 3 सवाल, ठीक है। और उनका अनुपात भी पूछ सकता है कि इनका अनुपात कितना होगा, तो तीनों का आज निकल जाएगा तो अनुपात भी निकल जाएगा, है ना। चलिए, और अगर पूछा होता तीनों के पास कुल कितना रुपया है, तो आपका वो आंसर तो आया ही था। हाँ जरा देखिए अब अगले क्वेश्चन को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, इसको एक 8 घंटे में भर सकता है और एक 5 घंटे में खाली कर रहा है। देखिए एक ठो 8 घंटे में भर रहा है और एक ठो 5 घंटे में खाली कर रहा है। देखिए ये भर रहा है। इस सवाल में ना हमेशा एक बात देखेंगे, कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है, यही गलतियाँ होता है। अगर छोटी सी गलती करेंगे तो यही गलतियाँ होता है। तो भरना खाली वाला देखते रहिएगा, तो ये भर रहा है खाली कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ जी 40, तो ये कितना हुआ इसका क्षमता 5 और ये कितना हुआ 8। ये भर रहा है तो प्लस लगाएंगे और ये खाली कर रहा तो माइनस लगा दीजिए, यही ना। अब जरा देखिए तो कह रहा है तो टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो जरा देखिए यही 5 है, ये 3 है, इसकी क्षमता कितनी हुई -8, तो काम कुल कितना है 40, अब बटा कितना हो जाएगा -3। कितना भाग भरा है वही ना खाली होगा, जो भगवा भरा वही ना खाली होगा, जो भरा वही ना खाली होगा। तो 3/4 भाग भरा है तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 10 कट जाएगा, कितना है आपका -10। क्या है घंटे में दे रखा ना, तो -10 घंटा। माइनस का मतलब हुआ खाली हो गया कितने देर में, 10 घंटे में। बस कोई दिक्कत था क्या, बिल्कुल नहीं था। बस ये देखे थे कि क्षमता ये प्लस में है और इसका माइनस में है, तो दोनों का मतलब अंतर लेंगे ना, तो 5 में से 8 जा -3, तो 40/-3 इसकी पूरा काम आगे कितने देर में कर लेगा। कितना करना है 3/4 को, तो कमाओ कर लेगा 10 घंटे में अपना कमाओ कर लेगा, मतलब खाली कर देगा। क्या कर देगा, खाली कर देंगे हम इसको, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जरा ही देखिए, ये तो आंसरवा तो आप बता ही देंगे, लेकिन कुछ सवाल समझ लेते हैं इसमें। तो कह रहा है इसमें से कौन सा बड़ा है, तो जाहिर सी बात यही बड़ा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट है। घनमूल है 2 का और ये क्या 3 वर्गमूल है। तो करणी में 2 का मान कितना होता है 1.414 और करणी में 3 का मान होता है 1.732। लेकिन अब ठो बात बताइए, अगर आपसे पूछता करणी में 15 का मान बताओ, अगर पूछता आपको करणी में 0.05 का मान बताओ, तब क्या करेंगे। और हाई रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन था,
2018 के रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन था। तो जरा देखिए समझिए कैसे करेंगे। अगर कभी भी करणी में 15 का मान पूछ रहा हो तो आप सबसे पहले ही देखेंगे कि किसके वर्ग के बगल में ही है, कौन 15। तो आपको नजर आएगा कि 4 के बगल में, तो यहां पर लिखिएगा 4। और 4 का वर्ग अगर करेंगे तो 16 ना होगा, तो 16 इससे ज्यादा हो जाएगा कितना, 1 है तो -1 कर देंगे। आप बटा इसी का 2 गुना माने 8। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 8 चौक को 32 में से 1 जाए 31/8। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा दशमलव में। अगर पूछे करणी में 23 का मान बताइए तो क्या हो जाएगा, 23 किसके बगल में है, 5 के ना बगल में है। 5 × 5 = 25, तो 5 हो गया। अब 25 ज्यादा हो रहा है कितना, 2 ना ज्यादा हो रहा है, तो -2 अब बटे 5 दूना 10। तो कितना हो जाएगा जी, 10 × 5 = 50 में से 2 जा 48/10 अर्थात 4.8। अगर पूछ दे कि करणी में 37 का मान बताइए तो क्या हो जाएगा, 37 किसके वर्ग के बगल में है, तो 6 के बगल में है। और उसके बाद से क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 6 × 36 कितना बचा, 1 बच रहा है, तो 1 बच रहा है ना, क्योंकि 37 है तो +1 करेंगे। आप बटा इसी का 2 गुना यानी 12। तो 12 × 6 = 72, 73/12 ये हो जाएगा। यानी आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आते हैं इस सवाल पर जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा था। अगर हम इसको कर रहे हैं तो 5 बटा बताइए 100 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 1 दशमलव हट जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जब 100 नीचे से बाहर आएगा तो 1/10 हो जाएगा, करणी में 5 फंस जाएगा। अब जरा बताइए 1/10 आप करणी में 5 का मनवा कैसे निकालेंगे। तो जरा करणी में 5 का मनवा हम लोग निकाल लेते हैं। 2 के वर्ग के बगल में है ना, तो 2 दूना 4, 1 बच रहा है तो +1 आप बटा इसका वर्ग 4। तो कितना हो जाएगा, 2 आप +1/4 को क्या कहते हैं, 1/4 को कहते हैं 0.25। तो ये हो जाएगा 2.25। तो कितना हो गया, 2.25। और जब 10 से भाग देंगे तो 0.225। यही आपका आंसर था, रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न था ये। तो इस वजह से इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा। क्या नाम है, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे किसी भी संख्या का, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। और ये सब सवाल आते रहते हैं, ठीक ना, तैयार हो जाइएगा आप अपने एग्जाम में। रेलवे ग्रुप डी में तो क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3/4 भाग 20 रुपये लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये में 100 वस्तु बेचा। वस्तु कितना है, 100। तो 1 रुपया में 1 वस्तु पड़ रहा है, बोलिए पड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको वस्तु भी नहीं पता है ना, और रुपया भी नहीं पता। तो रुपया को भी मान लेते हैं 100 है, वस्तु भी मान लेते हैं 100 है। तो क्या कर रहा है, 3/4 भाग यानी 3/4। तो 100 का 3/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो 75 वस्तुआ को कितने रुपया में बेचना चाहिए, इसे 75 रुपया में बेचना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है कि 20% लाभ चाहता है, तो अर्थात 75 का 20% लाभ चाह रहा था, 120%, यही ना। तो इसको निकाल लीजिए, 25 × 75, 25 × 100, 4 × 12, 30 यानी 30 × 90 आ गया। 90 आ गया यहाँ पर। अब अगला क्या करा, शेष भाग। तो शेष 3/4 पहले था, तो शेष कितना बचा, 1/4 ना बचा। तो क्या करा, उसको लागत मूल्य पर बेच रहा है। तो लागत क्या था, 1/4 अर्थात 100 वस्तु का 1/4 निकालेंगे तो 25 वस्तु ना बचा। तो 25 वस्तुओं को जब लागत मूल्य पर बेचेगा तो 25 रुपया माना पाएगा, क्योंकि 1 रुपया में एक वस्तु ले रहा है। तो 25 रुपया, इसका मतलब है वो 25 में बेचेगा। तो इसी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 115। तो 115% आ रहा है, तो 15% आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बस, तो इसका हमने क्या किया कि 100 रुपये में 100 वस्तु, तो 1 रुपया में 1 वस्तु। तो 3/4 निकालिए तो 75 को हमने 120% लाभ दिला दिया, यानी 90 रुपये में बेचा होगा। अब बाकी बचा 25 रुपया, उसको लागत मूल्य पर बेच रहा है 25 वस्तुओं को, तो 25 वस्तुओं का 25 रुपया मिलेगा। तो कुल रुपया मिल गया हमको 115। तो 100 रुपया मिलना चाहिए, तो 15% हमको लाभ हो गया। तो लाभ कितना हुआ जी, 15%, ठीक है। तो सवाल को क्या करना होता है, बस समझना होता है। और अगर समझ में आया तो आपको लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे, जैसे इस सवाल को देखिए, करा 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। जरा पहला ऑप्शन लिया जाए,
10। इसको आप फन ऑफ बर नहीं बताएंगे, अभी वो भी बताएंगे, लेकिन हम आपको सवाल बताते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ठीक ना। वो आप कैसे खेलते हैं, फिर आप उससे कैसे खेलना शुरू करेंगे। करा 1 रुपया में 15 आम क्या कर रहा है भैया, खरीद रहा है, क्रय कर रहा है। तो कह रहा 1 रुपये में कितना बेचा, हमको ये नहीं पता है। मान लेते हैं हम पहला ऑप्शन रखते हैं यहाँ पर 10, क्या रखते हैं भैया 10। अब जरा बताइए, ये बेचने वाला हुआ जी, ये क्रय हुआ और ये विक्रय हुआ। अब जरा बताइए, आप पूछ रहा है कि ताकि 25% की हानि हो। जरा देखते हैं, अगर 1 रुपये में 15 वस्तु आपने खरीदा, 1 रुपये में कितना खरीदा 15, और जा करके किसी दूसरे लड़के को आपने बोला कि हमसे 1 रुपया में 10 वस्तु लोगे, तो ले लिया। तो 10 वस्तु आप जब दे दिए उसको, 1 रुपया पा गया, तो आपके परफॉर्मा 5 वस्तु बच गया कि नहीं बच गया, तो आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का, तो जरा देखा जाए कितने का, तो दोनों उनका अंतर ले लेंगे। 5 बटे विक्रय वाला, वस्तु में हमेशा विक्रय वाला जो होता है वो नीचे होता है, तो 5 बटा 10 गुणे 100, 5 दूना 10 और ये 50। इसका मतलब हुआ जी कि अगर कह दिया होता लाभ है, अगर इस सवालवा में कह दिया होता कि 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपया में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 50% का लाभ हो, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता, हो ना जाता। लेकिन ये नहीं पूछा था, तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन यहाँ के लिए गलत है, लेकिन एक सवाल तो बन गया ना। अब अगला ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, अगर यहाँ रहता 12, तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, 1 रुपये में 15 आपने खरीदा, अब 12 बेचा, तो 15 खरीदे, घर पर था आपके 15, अब 12 बेच दिए, तो आपके घरों पर 3 ठो रह न गया, 3 ठो रह न गया, तो फायदा ना हो गया जी। तो फायदा कितने रुपए, कितना हो गया, 3 वस्तुआ का। तो पहली बात तो लाभ होगा, और 3 बट्टे कितना कर देंगे 12 आ गुणे 100, तो 3 चौको 12 आ 4 25 हम 4, तो 25% लाभ। सवाल बनाते हैं हम लोग। सवाल क्या होगा कि एक व्यक्ति अगर 1 रुपया में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपया में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे, लास्ट लाइन बोलिए, ताकि उसे 25% का लाभ हो। तब ये वाला ऑप्शन सही होता है। यानी अभी भी हमें वो मिला नहीं है जिसकी हमें तलाश है, अभी मिल जाएगा। अगला वाला देखते हैं। कहते इतना टाइम लगाएंगे क्या इस सवाल के लिए, नहीं, ये तो सवाल समझा रहे हैं कि ऑप्शन से भी सवाल कैसे बनते हैं। तो 2 सवाल बन गया ना, 2 सवाल बन गया ना। वहाँ पर, यहाँ पर जो हानि हो रहा है, जो कह रहा है 25% की हानि की जगह अगर लाभ का देता तो ये सही हो जाता, 25% लाभ का था तो ये सही हो जाता। अब इसको देखते हैं, अगर यहाँ रहता 18, अब जरा देखिए, आपने खरीदा 15, आपके घर पर था 15 1 रुपया में खरीदे, 18 देना पड़ा, तो 15 तो देबे किए, घरों से चला गया, कितना 3, तो माइनस ना हुआ। तो अब माइनस में ना है, कितने माइनस में 3, अब बटा विक्रय माने 18, वस्तु में विक्रय नीचे होता है, गुणे 100, 3 छक्के 18 और 100 ये कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 25 में ना, तो 16 से 2/3% का क्या हो गया जी, लॉस हो गया है। लाभ लिख रहे हैं, लॉस हो गया। तो अगर सवाल दे दिया होता कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपये में कितना आम बेचे ताकि उसे 16 से 2/3% का हानि हो, तब 18 आपका सही होता। अब तो यह बच रहा है, इसको भी देख लिया जाए। अब देखिए क्या हो रहा है, अब 18 की जगह यहाँ पर आपका कितना हुआ जी, 20 ना हुआ। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 रुपये में 15 कोई खरीदा और 20 बेचा। 15 खरीदा, अब 20 क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 15 खरीदा, आपके घर पर था 15, आ एक कोई आया, वो कहा हमको 20 चाहिए, तो 15 तो ले लिया, 5 आपके घरों से ले लिया, तो आपको नुकसान में ना है। तो नुकसान में है कितने, 5 बटा वस्तु हमेशा नीचे होता है, इस दफा में तो 5 बटा 20 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा जी 20 25 100, 25% के आप क्या हैं, लॉस में हैं, हानि में हैं। तो यही तो सवाल था ना कि 25% हानि, तो यही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब इसी सवाल को हम आपको बताते हैं कि आपको अगर जल्दी में लगाना होता तो क्या इतना ट्राई करते क्या। हम तो 4 ठो सवाल बताए हैं, इसमें 4 सवाल हैं, टोटल 4 सवाल हैं इसमें। अब देखिए क्या होता है, आपको हो रहा 25% की, हाँ, तो 25 से बराबर लिख दीजिएगा जी,
25%। हानि, तो हानि या जो लाभ होता है वो इधर लिख दीजिएगा। उसके बाद से क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, वस्तु हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो वस्तु हमको पता नहीं है, x मान लेते हैं और x में से क्या करते हैं 15 और हानि हो रहा है ना, तो 15 वस्तु को हम क्या करते हैं क्रय वाला तब घटेगा, अगर हानि हो रहा है तो क्रय वाला घटेगा, ठीक ना। तो x - 15 गुणे 100 ये नहीं करते हैं। अरे वस्तु है, आई वस्तु माने विक्रय माइनस क्रय है, ये ना यहाँ पर कर रहे हैं, ये दोनों का विक्रय माइनस क्रय कर रहे हैं, बटे वस्तु गुणे 100 और एक कुल परसेंटेज आ रहा है, तो कुल बराबर यही, तो कुल 25 हुआ था, तो कुल बराबर इन दोनों का अंतर बटे वस्तु गुणे 100 बस। तो 25 चौक को 100 और x इधर आ जाएगा और ये 4x माइनस 15 चौक को 60 लपटा करके इधर आ जाएगा, तब प्लस ना हो जाएगा, 60 बराबर है x उधर जाएगा तो 3x, तो 3 से कट जाएगा 20 बार में, यानी x बराबर कितना आया जी 20। क्या आपका ये 20 मतलब आम बेचने होंगे, तो 20 आ गया आपका। तो आपको जल्दी में ऐसे लगाने हैं, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट में तो है वो, ठीक ना। बस वहाँ पर हमने x मान लिया है बस। तो ये यहाँ पर टोटल 4 सवाल थे और जल्दी में लगाने के लिए भी आपको सिखा दिए। तो सबसे पहले यही सीखना होता है कि कुल कितने सवाल हैं। अगर ये सब समझ में आने लगेगा ना तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, लगना शुरू हो जाएगा। जरा अगला सवाल देखिए। ऐसे सवाल में हम आपको बोले थे कि अगर निवेश वाला सवाल कभी भी दिया हो और उनका लाभ की बात कर रहा हो तो हर दशा में, किस दशा में, हर दशा में हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर कितने गधे हैं, 2 गधे, x और y, x का कितना हुआ जी, 1000 कितना है भैया 17, अरे 1,71,000 है, बहुत ज़्यादा जमा कर दिया है ना, 1,71,000। और y का कितना है, तो ये हो गया 2,43,000, सॉरी 2,43,000। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 1 वर्ष तक काम किए, यानी 1 वर्ष गुणे 1 और इन्हीं का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। अगर 2 वर्ष का था तो मतलब वो बराबर है, लेकिन कभी कभी कह देता ना कि 4 महीने के लिए किया है, IFF 8 महीने के लिए किया है, तो गुणे 4 करना पड़ता है, ये 8 करना पड़ता है। अगर ये कहता है कि पूरे वर्ष के लिए कर रहा है लेकिन 8 महीने बाद छोड़ दे रहा है, तो 12 महीना हो जाता, 12 आइए बटे हो जाता 8, क्योंकि 8 महीना तक किया है, तो ये ध्यान देना होता। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई झंझट नहीं, 1 वर्ष के लिए बात हो रही है, तो अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। 3, ये 3 से कट गया, उसके बाद से किससे काटेंगे जी, ये कट जाएगा आपका 9 से काटिए, 9 का 9 और 8, 9 9 81 और 9 दूना 18 और 6, तो 9 फत्ते 63, यानी आपका अनुपात कितना आया 19:27 का आया ना, 19:27 x और y का। अब देखिए कह रहा है कि x का ऐसा 3800 है, मतलब भाई 19 बराबर 3800 है ना, तो 19 बराबर 3800, तो 1 बराबर, तो आप कहेंगे 200 महाराज। तो पूछ रहा है b का हिस्सा बताओ, तो b कितना, नहीं तो कुल कितने रुपए मिलकर के कमाए हैं, तो कुल उनका कितना रुपया है, तो 9 और 7 16 और 1 आया 2 1 3 1 4, तो 46 बराबर कितना हो जाएगा, तो 46 गुणे 200, तो ये हो गया आपका 9200। यानी दोनों का मिलाकर के कुल कितना है 9200 रुपया, तो 9200 रुपया सब कमा लिए। तो ये सवाल था इसमें। अगर बी का हिसाब पूछता तो 27 में 200 का गुणा कर देते, 5400 आ जाता है। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, निवेश वाले सवाल में अनुपात ज्ञात करना है, और जब अनुपातवा ज्ञात हो जाएगा बस इतना देखना है कि कुल लाभ दिया है कि किसी अकेले का दिया है। अगर कुल लाभ दिया होगा तो दोनों बराबर वो कर देंगे, अगर किसी अकेले का दिया था जैसे x का, तो 19 बराबर 3800 कर दिए, जिसका दे रखा है उसी का अनुपात उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ ही गया। तो दोनों का पूछ रहा था 9200 आ गया। तो चलिए, तो ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चन थे। ये प्रैक्टिस सेट 8 था, ये कंप्लीट हो गया। फिर आपको जो अगले टेस्ट हैं वो भी आगे आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको जो भी अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप बताइए कि ये सवाल हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो सवाल को हम और ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए, क्योंकि समझाना आप ही को है, एग्जाम हॉल में जाना आपको ही है, तो आपको समझ में आना जरूरी है। बिल्कुल सही है ना। धन्यवाद, जय हिंद।